नेपाल के विवेक और सृजना की कहानी इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ है। कैंसर में एक शमशान वैराग्य हर समय जुड़ा है। वो डॉक्टर कहते हैं फला फला टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद आप वो टेस्ट करा के रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं एक बार और श्योर कर लेते हैं, अब ये टेस्ट करा लीजिए। आप फिर कुछ 1000 रुपए देते हैं, आप वो टेस्ट कराते हैं, कहते हैं कि एक और अब इसके बाद ये है तो फिर ये वाला टेस्ट करा लेते हैं। ये जो कुचक्र में आदमी फंस जाता है। तो जब भी आपको लगे कि ये चक्र से कुचक्र में आप जा रहे हैं तो डॉक्टर से वैज्ञानिक तथ्य, प्रत्यक्ष और प्रमाण पे बात करें। कभी भी आप अस्पताल के बिल देखेंगे तो आप काम ही करते हैं, तो उसमें डॉक्टर विजिट, किसी कमरे में कोई मरीज है तो 4 डॉक्टर विजिट भी लगे होते हैं। उतनी आवश्यकता होती है क्या? अस्पताल थोड़ी रियायत कर सकते हो उसमें? पहली बात, ये प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हो रहा है, तो सरकारी अस्पताल में तो नहीं हो रहा है। तो पहले तो हमारी मांग ये होनी चाहिए, सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाए। ये बिजनेस प्रमोटर एक लाला है जो अपने आढ़ती, जो सीईओ है उसको मैं आढ़ती बोलता हूँ, जो बिचौलिया है उसको बैठा देता है कि डॉक्टर से काम कराओ और लूट मचा दो। आपको कुछ दिक्कत होती है, आपने सर्च इंजन खोला, वो तीसरी बार में आपको बता देता है कि ये तो ये हो सकता है या सीधे कैंसर हो सकता है। उसको डॉक्टर गूगल ये कर सकता है। खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है। लोग तो क्लेम करते हैं बिल्कुल कि आयुर्वेद से हमने ठीक कर लिया कैंसर को। सिद्धू थोड़े क्रिकेटर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, तो चौका छक्का मारने के आदि हैं और अतिशक्ति अलंकार लगा के बोल जाते हैं। ये है उनके साथ दिक्कत, थोड़ा उनका और थोड़ा सोशल मीडिया, दोनों का रोल होके ये निकल के क्या है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, अब ऐसे तो एकादशी का व्रत भी है। अब उसको ये करना कि ये हिंदू कहे कि मेरा ही व्रत है, मुसलमान कहे रमजान मेरा है, ये ह्यूमन साइंस है, ये मेडिकल साइंस नहीं है कि एक विधा आके कह दे कि मेरी बपौती हो गई, तुम कुछ न करो इसमें। कोई भी हम पैकेट लेते हैं तो हम देखते हैं ये कब तक चलेगा, इसकी एक्सपायरी नजदीक तो नहीं आ रही। SHELF, शेल्फ मतलब अलमीरा पे रखने की लाइफ जितनी बड़ी हो, सेल्फ लाइफ SELF आपकी लाइफ उतनी कम होगी। तो आरक्षण को लेकर आपका क्या है विचार है? मेडिकल में आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब जैसे बोलता हूं तो कुछ लोग समझ लेते हैं मैं तो सवर्ण के फेवर की बात कह रहा हूं। कैंसर के लिए एक जगजीत सिंह की गजल है, न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, तो कैंसर ही है। नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। कहते हैं जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, लेकिन इस धरती पर उसके मैनेजमेंट का काफी हद तक जिनके पास दारोमदार होता है, जो कई बार आपको मौत के मुंह से खींच लाते हैं और कई बार आपका जाना थोड़ा डिले कर देते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमन, कैंसर सर्जन हैं और अंग्रेजी में बोले तो ऑन्कोलॉजिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर। धन्यवाद। जैसे हम देखते हैं कई प्रोफेशन के अलग अलग लोग होते हैं, राजनेता होते हैं, वो कहीं जाते हैं तो माहौल एकदम अलग बदल जाता है। स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, वो कहीं जाते हैं तो माहौल बदल जाता है। कैंसर का नाम सुनते ही माहौल बदल जाता है। तो जब पता लगता है आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, आप कहीं जाते हैं तो माहौल में क्या परिवर्तन देखते हैं? एक बहुत पहले एक मूवी थी, उसमें शम्मी कपूर को दिखाया गया था पुलिस ऑफिसर। उनकी लड़की से किसी का प्यार प्रसंग, प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, तो लड़के ने शम्मी कपूर से मिलने पे कहा आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। तो शम्मी कपूर का डायलॉग है कि पुलिस, डॉक्टर और वकील से मिलके कोई कभी खुश नहीं होता है बेटा। तो एक तो डॉक्टर, ऊपर से कैंसर का डॉक्टर। कई सेलिब्रिटी जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, मेरे मित्र हैं, तो कहते हैं तुमसे दोस्त की तरह मिलना अच्छा है, कैंसर के सर्जन की तरह ना मिलना पड़े तो बेहतर रहेगा। सच्चाई यही है। लेकिन क्या हमारी सीमा रेखा सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के अंदर बंध के रहनी चाहिए? हमारी सीमा रेखा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर इंसान का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए इंसान के दायरे में बांध के इसको नहीं रखना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे और उसको कोई बीमारी ना हो, उसमें कैंसर भी एक है। ये भी हमारा सीमा रेखा के बियॉन्ड है। लेकिन ये हमारे आपने क्यों चुना? मतलब आपने देख लिया माहौल, और मूवी जाहिर तौर पे बहुत पहले आई थी, आपने देख रखी होगी, तो ये प्रोफेशन चुनना कि मालूम था आपको कि आगे जाके आसान नहीं होने वाला है, ये क्यों चुना? ये 3rd ईयर MBBS का मैं छात्र था तब। न्यूप्लेजिया एक टॉपिक होता है, न्यूप्लेजिया मीन्स कैंसर। पैथोलॉजी के सब्जेक्ट में मैं पढ़ रहा था, रॉबिन्स की किताब थी। उसमें ये समझ में आ गया कि सबसे अगर टफ कोई मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है वो कैंसर है, जिसमें मैं MBBS का छात्र था और भी कठिनाई थी। बचपन में
बिल्कुल जुलाई या हिंदी में कहें सावन के महीने में गंगा जब पीक पे होती थी तो मैं उल्टी धार पे तैरता था। तो सभी लोग कहते हैं उल्टी धार पे क्यों तैरते हो? मैं देखता हूँ गंगा की धार में कितनी ताकत है और मेरे में कितनी ताकत है। तो स्ट्रीम के अगेंस्ट कुछ चैलेंज लेने का मजा आता था बचपन से। शायद इसी के चक्कर में न्यूप्लेजिया मैंने डिसाइड कर लिया। मेरे फादर सर्जन हैं, चाहते थे न्यूरो सर्जन बनो। मैं कहता तो उसमें ब्रेन खोलना होगा। कैंसर सर्जन बनूंगा तो मैं बॉडी के हर हिस्से को खोल सकता हूँ और उस बीमारी को जो आज लाइलाज मानी जा रही है मैं इलाज उसका कर पाऊंगा। यही एमबीबीएस से धारणा बनी। फिर मैं सर्जरी किया, सर्जरी करके फिर कैंसर सर्जरी किया। लेकिन उसके बाद अज्ञानता की सीमा मुझे पता चली कि मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तब फिर MBA, LLB, योग शास्त्र बहुत पढ़ा आगे। हाँ, जैसे जैसे क्योंकि कैंसर लोगों को 3rd डिग्री ट्रीट करता है, तो आपके पास भी 8 डिग्रियां हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये पता चल रहा है अज्ञानता ज़्यादा है। बहुत शुरुआती स्टेज में बहुत कम पढ़ाई में लोगों को अहंकार होता है कि मैं बहुत जानता हूँ। जब आगे बढ़ें तो लगता है समुद्र है और तुम कुछ भी नहीं हो। हमने भी, क्योंकि कहानियों किस्सों को हम बताते चल रहे हैं, तो सुकरात का एक कोट मुझे याद आता है जिसमें ये कहा गया था, एट द एज ऑफ 70 उनको लगा कि अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, और तब उन्होंने आगे का काम शुरू किया। आपने किस्सों कहानियों की बात शुरू की है, तो आई एम श्योर आपने भी देखा ही होगा, नेपाल के विवेक और सृजना की कहानी इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ है। एक बहुत खूबसूरत प्रेम कहानी जिसका बेहद ही दुखद मोड़ इसलिए कहेंगे क्योंकि जब तक एक भी जीवित है कहानी का अंत नहीं मानते। तो इस कहानी में प्रेम है, करुणा है, अथाह समर्पण है, सब कुछ है। कैंसर में भी यही सब होता है। और जब बात आती है कैंसर की, तो इस इलाज के साथ साथ जिसको हम पैलिएटिव केयर कहते हैं, वो कितना अहम रखता है। देखिए, कैंसर की जब भी बात होती है, कैंसर के लिए मैं हर समय कहता हूँ कैंसर इज ए स्पिरिचुअल डिजीज। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म जब इंसान अपने आप के समीप होता हुआ मैं की स्थिति से गुजरता हुआ मैं से शून्यता की स्थिति में पहुंचा, वही अध्यात्म है। कैंसर में एक शमशान वैराग्य हर समय जुड़ा है। कैंसर डॉक्टर होने के नाते हम लोग देखते हैं, और जिनके घर में परिवार में कैंसर होता है उनके ऊपर क्या बीतता है। जिनको कैंसर होता है, शारीरिक कैंसर एक हम लोग समझते हैं, लेकिन मानसिक कैंसर, आर्थिक कैंसर, अध्यात्म, जब हर तरह से इंसान झकझोर जाता है उसको, क्योंकि सिर्फ दिखता है कैंसर मतलब मौत। आध्यात्म की कमी का कैंसर या आध्यात्मिक कैंसर? आध्यात्मिक कैंसर। अब इसको समझने की जरूरत है। उसमें शमशान वैराग्य में इंसान उन सारे पहलू को पलट के देख लेता है अपने पास्ट के, कि क्या क्या मुझे करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। अब कहता है कुछ दिन दे दो, कुछ महीने दे दो, और महीने जब मिलते हैं कहता है कुछ साल दे दो, शायद मैं वो कर लूं जो नहीं किया। और अच्छे खासे कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने जीना सीखा, उसके बाद बीमारी से निकल लिए लेकिन जीना सीख लिया, और उनकी यात्रा बिल्कुल शून्यता की यात्रा पे जब चल ली, तब उन्होंने रियलाइज किया कि आज तक जो किया था वो गलत किया था, बहिर्मुखी यात्रा थी। अंतर्मुखी यात्रा पे जब मैं निकला तब मैं जीवन को समझ पाया। स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। अब आपने लोगों की बात कर दी है कि लोग ऐसे करते हैं। किसी डॉक्टर पे सवाल नहीं करूँगी, लेकिन जब भी किसी परिवार में कैंसर का मालूम चलता है कि कुछ दिक्कत है, जाके टेस्ट करा लेते हैं, तो आपको डॉक्टर कहते हैं फला फला टेस्ट करा लीजिए। उसके बाद आप वो टेस्ट करा के रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं एक बार और श्योर कर लेते हैं, अब ये टेस्ट करा लीजिए। आप फिर कुछ 1000 रुपये देते हैं, आप वो टेस्ट कराते हैं, फिर कहते हैं कि एक और, अब इसके बाद ये है तो फिर ये वाला टेस्ट करा लेते हैं। ये जो कुचक्र में आदमी फंस जाता है, क्योंकि हम जनरली देखें कहीं किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो डिलीवरी के केस में डॉक्टर कह देते हैं जी बच्चे को खतरा है, ऑपरेट करना पड़ेगा, और पत्नी और बच्चे की हिफाजत के लिए पति मान जाते हैं। लेकिन कैंसर में मानवीयता इन्वॉल्व होती है, वो परिवार के साथ साथ अस्पताल या डॉक्टरों में क्यों नहीं दिखती, और ये क्या वाकई होता है? इसमें दोनों पहलू को समझने की जरूरत है। अधिकतम डॉक्टर आज भी चाहते हैं कि मरीज का भला हो। ये टेस्ट को डबली श्योर करना कैंसर में बहुत ही जरूरी है। उसका कारण क्या है? कई लेबोरेटरी में ऐसा होता है कि कैंसर की बीमारी ना हो और कैंसर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो डबली श्योर करना, जहां कैंसर का इलाज रेगुलर चल रहा हो उसकी लेबोरेटरी में एक बार कंफर्म कर लेना जरूरी है। इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। आपको डॉक्टर के हर बार ये बात बोलते हैं? हाँ, मैं डॉक्टर होके ये बात बोलता हूँ। देखिए, ब्लाइंड तो कहीं नहीं होना चाहिए।
ब्लाइंड लव भी नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं होना चाहिए। अंधा होना ही मतलब आपको जॉम्बी हेडेड बना दिया। मानव को 400 ग्राम फ्रंटल लोब ब्रेन का आगे का हिस्सा इसलिए दिया कि आपका एनालिटिकल पावर है, इंट्रोस्पेक्शन है, चिंतन विवेक बुद्धि अलग दी गई, इसीलिए कि आप सोच सके। तो जब भी आपको लगे कि ये चक्र से कुचक्र में आप जा रहे हैं, तो डॉक्टर से वैज्ञानिक तथ्य, प्रत्यक्ष और प्रमाण पे बात करें। पर जैसे आपने अभी मुझे कहा ना, ये 400 ग्राम का मेंटल लोब ब्रेन, तो मुझे नहीं समझ, मुझे पता है यहाँ छोटा मगज होता है और यहाँ मगज होता है, लेकिन आपने उसको मेडिकल टर्म में कह दिया। जैसे आजकल लोग बोल लेते हैं कि इस क्रीम में AHA PHA मुफा फूफा, ये तो लोगों को नहीं समझ में आता। अगर डॉक्टर ने कह दिया है मतलब कह दिया है। तो कितने टेस्ट संभव हैं ये श्योर होने से पहले कि कैंसर है और अब इलाज की दिशा में बढ़ जाना है? कुछ है फॉर्मूला कि इतने टेस्ट हो सकते हैं? 3 स्तर में कैंसर की जांच होती है। पहला स्तर होता है कि कैंसर है या नहीं कंफर्म करें, जिसके लिए आमतौर पे जिसको हम कहते हैं FNAC मतलब साइटोलॉजी, किसी जगह से, किसी ट्यूमर से, किसी गांठ से कुछ पानी के बूंद लेके उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर लें, या बायोप्सी मतलब छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर लिया। ये बताता है कि कैंसर या ट्यूमर है या नहीं है तो इसका वैरायटी क्या है, टाइप क्या है। कैंसर के टाइप्स होते हैं। ये पता चलने के बाद सेकंड टेस्ट जो होता है, ये होता है स्टेज क्या है। स्टेज से ही हमें पता चलता है कैंसर का इलाज क्या करना चाहिए और कैंसर ठीक होने की गुंजाइश कितनी है, क्या स्टेज है, आगे पूरा ट्रीटमेंट प्लान मतलब पूरा इलाज आखिरी तक क्या क्या हमें करना चाहिए। और थर्ड स्टेप में जो इलाज तय हो गया उसके लिए फिटनेस मतलब मरीज उपयुक्त है उस इलाज को सहने के लिए नहीं है, जैसे ऑपरेशन करना है या कीमोथेरेपी है, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो इसके लिए फिटनेस, जिसमें हार्ट का फिटनेस, लंग का फिटनेस, ये तीसरे चरण का टेस्ट है। तो चरणबद्ध तय है कि पहले पे डायग्नोसिस, दूसरे पे स्टेजिंग और तीसरे पे ट्रीटमेंट को टॉलरेट करने की क्षमता। 3 स्तर में टेस्ट होना है। ये जो स्टेजिंग है आपने बात की, जैसे हमारे हाथ पे चोट लगी, हमने देखा आज नाखून पे लगी, थोड़ा आगे बढ़ा तो हमने कहा अरे फैल रहा है, थोड़ा आगे बढ़ा अरे इसका असर पूरे हाथ पे आ रहा है। तो स्टेजिंग जो पता लगती है कैंसर की, वो हमें नहीं पता चल सकती? आप ही को, डॉक्टर को ही पता चलेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसी जागरूकता की जरूरत है। बस बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, जागरूकता की जरूरत है। कोई भी असामान्य लक्षण जो आपके दिनचर्या के हिस्से में नहीं था और होने लगा, आपने आम दवा ली, क्योंकि कैंसर का लक्षण अलग नहीं होता है, आम तकलीफ के लक्षण से मिलता है। उदाहरण बताऊंगा, असामान्य लक्षण दवा लेने, इलाज कराने के बाद भी 3 हफ्ते तक बरकरार रहे या 3 हफ्ते से ज्यादा रहे, तो आपको कैंसर की जांच करा लेनी चाहिए। हो सकता है आप प्री कैंसर या बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए। आप किन लक्षणों को इग्नोर करते हैं? एसिडिटी, अम्ल की शिकायत हो गई, खाना खराब खा लिया होगा, तो ठीक है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, खाना जब डाइजेस्ट होकर निकलेगा तो ठीक होना चाहिए। लेकिन आप बार बार दवा ले रहे हैं, एसिडिटी की तकलीफ रह रही है, इंडाइजेशन, अपाचन की शिकायत, कहीं ब्लड का आ जाना, पेट ब्लोटेड, महिलाओं में बहुत समस्या है कि पेट फूला रहता है, सुबह खाना खाते हैं, शाम तक पेट फूला रहता है, महसूस नहीं होता है कि भूख लग रही है। एब्नॉर्मलिटी हो सकती है गॉल ब्लैडर की, ओवरी की खराबी, मतलब कैंसर या प्री कैंसर का लक्षण हो सकता है डेवलप हो रहा हो, लेकिन बहुत सारे केसेज में कैंसर का लक्षण नहीं होता है। आपको जांच करा लेनी चाहिए। बेसिक जांच है अल्ट्रासाउंड, पेट का चेकअप कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, चेक करा के उस पर देखें। हो सकता है फैटी लिवर हो सकता है गॉल स्टोन हो सकता है गॉल ब्लैडर कैंसर की शुरुआत हो चुकी हो, तो इसको चेक करा लें। ओवरी के कैंसर की शुरुआत हो सकती है। कोई भी शरीर में गठान जो 3 हफ्ते से ऊपर, जैसे स्तन में गठान, शरीर के किसी हिस्से में गठान, पान तंबाकू खाने वाले के मुंह में अगर छाले हों, दांत हिलने लगे, खून आ जाए, ब्रश करने समय ब्लड निकल जाए, तो आमतौर पे जिंजिवाइटिस या पायरिया इस तरह की तकलीफ बोल देते हैं। लेकिन अगर ये ठीक ना हो, डॉक्टर को, अपने दांत के डॉक्टर को दिखाया, ठीक ना हो, दांत मत निकलवाएं, पहले कैंसर को रूल आउट करें, कैंसर तो नहीं है। इसी लेवल पे जागरूक होना है। असामान्य लक्षण 3 हफ्ते से ज्यादा बरकरार हो, उसकी जांच करें। लेकिन लोग तो अति जागरूक हो गए हैं सोशल मीडिया के ज़माने में। आपको कुछ दिक्कत होती, आपने सर्च इंजन खोला, वो तीसरी बार में आपको बता देता है कि ये तो ये हो सकता है या सीधे कैंसर हो सकता है। उससे कैसे बचना है, क्योंकि लोग पैनिक कर जाते हैं। उसको डॉक्टर गूगल ये कर सकता है, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है। आप जब भी सिम्टम्स डालेंगे, कॉमन सिम्टम्स, जैसा मैंने बताया, आम बीमारियों के साथ साथ कैंसर के शुरुआती लक्षण वही आम लक्षण हैं। तो जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के थ्रू निकालेगा, तो लास्ट में कैंसर की डायग्नोसिस डालेगा, वो इंसान नहीं है।
आपके साथ क्या होता है उसको मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं थर्ड ईयर सिंड्रोम। मतलब एक एमबीबीएस का छात्र जब ज्वाइन करता है थर्ड ईयर में, उसकी क्लिनिकल पोस्टिंग चालू होती है, तो जिस वार्ड में जाता है, जिस बीमारी को देखता है, उसको लगता है मुझे भी ये बीमारी हो गई। ये डॉक्टर को भी होता है, एमबीबीएस के छात्र को। सेम जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा, गूगल का सहारा लेते, पढ़ना चालू करते हैं, तो आपको सारे लक्षण महसूस होंगे जो इसमें दिखाया जा रहा है। तब वो पुरानी फिल्मों की तरह लगता है, डॉक्टर साहब वक्त कितना है मेरे पास, पहाड़ों पे घुमाते हैं, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं बचा। तो जिसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ये एक आगे बढ़कर एक आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। इंसान हर चीज को समझता है कि आज इधर खिंच रहा है तो कैंसर हो रहा है, ये कहीं गठान महसूस हो रही। महिलाओं में बहुत समस्या है, स्तन को इस तरह से दोनों फिंगर के बीच में प्रेस करके समझते हैं गांठ हो गई। ये गलत तरीका है, ऐसे पकड़ना ही नहीं है। जब भी स्तन को क्लिनिकल एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम लोग समझाते हैं, कहते हैं पैड ऑफ द फिंगर, इससे इस तरह से फ्लैट चेक करें, ऐसे गठान महसूस हो तब आप डॉक्टर को संपर्क करें। तो लोग ये लेके आते हैं, ब्रेस्ट में पेन लोग लेके आते हैं, हो सकता है मुझे कैंसर डेवलप हो रहा। जागरूक होएं, अति जागरूक ना हो जाएं। मिथ कितनी तरह का होता है कैंसर में लेकर? कैंसर में जितनी सच्चाई है उससे ज्यादा मिथ है। अच्छा, मिथ 5G की स्पीड से दौड़ रहा है कैंसर के नाम पे, और फैक्ट 2G की स्पीड से दौड़ रहा है। अंतर इतना है क्योंकि कैंसर पे बोलने के लिए कोई भगवाधारी व्यापारी से लेके सब तैयार है। जिसने डॉक्टरी नहीं की है वो भी कैंसर पे बोलने को तैयार है, और कैंसर की कितनी पढ़ाई और उसके बाद भी डेली अपडेट होते रहना होता है, इसका अंदाजा भी नहीं लोगों को। कैंसर का डॉक्टर चुप बैठा है, उसे मालूम है कि अज्ञानता से भरा विज्ञान है, लेकिन जो कैंसर की पढ़ाई नहीं की वो कैंसर कुछ भी बोलने को। तो आप बात जिस दिशा में ले जा रहे हैं उसी में पूछ लेते हैं। लोग तो क्लेम करते हैं बिल्कुल कि आयुर्वेद से हमने ठीक कर लिया कैंसर को, तो क्या सच है? ऐसा हो सकता है? डिग्रीधारी वैद्य एक भी निकल के नहीं आया जिसके पास BAMS की और MD आयुर्वेद की डिग्री है कहने के लिए कि आयुर्वेद से कैंसर ठीक किया उसने। अब आयुर्वेद का कहाँ रोल है? बिल्कुल रोल है, कैंसर प्रिवेंशन में है। कैंसर का इलाज जो मेन स्ट्रीम इलाज चल रहा है उसके साथ आयुर्वेद की कुछ चीजें जोड़ी जाए तो रिकवरी बेहतर होती है, रिलैप्स को हम कम कर सकते हैं। इन सब में आयुर्वेद का रोल है, उसको बिल्कुल हम लोग मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेद के डॉक्टर मिलकर हम कर रहे हैं। अब आपने जो चर्चा की है, आजकल ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे सिद्धू के वाइफ की कहानी, उसमें सिद्धू थोड़े क्रिकेटर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, तो चौका छक्का मारने के आदि हैं, और अतिशक्ति अलंकार लगा के बोल जाते हैं। ये है उनके साथ दिक्कत, थोड़ा उनका और थोड़ा सोशल मीडिया दोनों का रोल होके ये निकल के क्या है। एक वीडियो में उन्होंने पूरा बताया है कि मैंने मेन स्ट्रीम इलाज कराया है, सर्जरी कराई है, कीमोथेरेपी कराई है, सारा इलाज कराया है, लेकिन जब रिलैप्स हुआ क्योंकि रेडियोथेरेपी नहीं करा पाए तब उन्होंने ये भी इलाज जोड़ा। जिस इलाज को सोशल मीडिया आयुर्वेद समझ रहा है वो आयुर्वेद नहीं है। जैसे शुगर छोड़ना, इंसुलिन स्पाइक देता है, मॉडर्न मेडिसिन का रिसर्च है। आयुर्वेद ने कब कहा कि शुगर लेने से कैंसर होता है? ये मॉडर्न मेडिसिन का रिसर्च है कि अगर इंसुलिन स्पाइक हो तो ये कैंसर प्रमोटर का काम करेगा। ऑटोफेजी 2022 में रिसर्च आया जिसपे जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। ऑटोफेजी मतलब अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, शरीर के अंदर अपनी कोशिकाओं में जमा फोल्डेड प्रोटीन पे शरीर जिंदा रहता है, और इसके कारण एबनॉर्मल सेल अगर खराब हो रहे हैं, कैंसर के गुण उसमें डेवलप हो रहे हैं, तो उसको मार देते हैं, बॉडी अपने आप मारती है। प्रोसेस को कहते हैं अपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। ये मॉडर्न साइंस का रिसर्च है। अब वीट बंद करना, जेनुलिन एक प्रोटीन हमारे इंटेस्टिन के अंदर है जिसके अगेंस्ट ग्लूटेन इंटॉलरेंट। जब से GMO वीट आया, जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं, तब से 40% पॉपुलेशन ग्लूटेन इंटॉलरेंट है। अगर ग्लूटेन इंटॉलरेंट है और वीट हम खाते हैं, लीकी गट होता है, मतलब हमारी आंत से टॉक्सिन्स निकल के शरीर के अंदर जाता है जो नहीं जाना चाहिए। हमारी आंत एक, आप ये समझिए, सीवर का काम करता है जिसमें नाले में गंदगी होते हुए उसको गंदगी को निकालना है। अगर ये गंदगी बॉडी में जाएगी तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, कैंसर भी होगा। जिसको आप वीट छोड़ने की बात कही आपने, नीम, हल्दी का मेरा ही इंटरनेशनल पेपर पब्लिश है, P53 हाइपरमिथाइलेशन को रिवर्स करती है हल्दी। इंटैक्ट हल्दी में ज्यादा चांस है, उसका एक्सट्रैक्ट कुरकुमिन में उससे थोड़ा कम चांस है, तो हल्दी लेने में हर्ज नहीं है। लेकिन हल्दी, नीम ये आयुर्वेद का हिस्सा है,
इसमें आयुर्वेद के वैद्य कहते हैं कि बिल्कुल देना चाहिए, कैंसर के रोगी को देते हैं। इस तरह से किसी की बपौती नहीं है कि मॉडर्न साइंस का ये मेरी बपौती है, आयुर्वेद कहे मेरी बपौती है। कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, अब ऐसे तो एकादशी का व्रत भी है, बिल्कुल, वो कितना ये शास्त्र सनातन चला आ रहा है। अब उसको ये करना कि ये हिंदू कहे कि मेरा ही व्रत है, मुसलमान कहे रमजान मेरा है, ये ह्यूमन साइंस है, ये मेडिकल साइंस नहीं है कि एक विधा आके कह दे कि मेरी बपौती हो गई, तुम कुछ न करो इसमें। तो ये सिर्फ आयुर्वेद की बात करें तो अश्वत्थामा मारा गया वाला, अश्वत्थामा तो मारा गया नहीं मारा, तो ये वाली बात हो जाती है। लेकिन होलिस्टिक अप्रोच की फिर आप, जिसके आप बहुत बड़े पक्षधर हैं, कि एक वो रहनी चाहिए, यानी आप अगर कैंसर आपको हो ही गया है दुर्भाग्य से, उसके बावजूद आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके और साथ साथ मेडिकल का सहारा लेके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, होलिस्टिक अप्रोच का तो मैं कहता हूँ, मैंने जैसा कहा ह्यूमन साइंस, मानवता का विज्ञान है। इसमें एक साइंस, मेडिकल साइंस या कोई भी साइंस करके आप कंप्लीट नहीं कर सकते। होलिस्टिक साइंस मानव के जीवन में शुरुआती दिनों से ही शिक्षा में इसको डालना चाहिए, होना चाहिए। अब ये शिक्षा क्या है कि जीवन आपका कैसे हो, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों जगह आपके सम्यक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मतलब पदार्थवाद और जो अध्यात्मवाद, दोनों को मिलाना पड़ेगा। भारत मतलब पूरब ने सिर्फ अध्यात्मवाद की बात कही, पदार्थवाद को हर्ष में नकारा कि बाहर भौतिकवादी चीजें सब बेकार है, उसका त्याग करो। तो जो जंगल भी चले गए वो रोते ही रहे कि मैं तो बहुत कष्ट में जिया, अब जीने का कोई लालच नहीं है। और जो भौतिकवादी वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसने कहा कि उनका डार्क एजेस कहा जाता है, जो उन्होंने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जब बात कही, अब वो जा रहे हैं हमारे अध्यात्मवाद पे। जरूरत है दोनों को मिला के सम्यक स्थिति बचपन से तैयार करें कि कैसे जीवन जीना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, हर चीज का ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मज्ञान, परम ज्ञान, आत्म साधना, आत्मक्रांति, इस चरण में। पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, उसको भी खाने दीजिए, बिल्कुल खाने दीजिए। अगर उससे वंचित करके करेंगे, मैं उदाहरण के तौर पे एक बताता चलूं, एक मैं जानता हूं जिनके लिए मुझे बहुत कन्विंस किया जाता है कि बहुत पहुंचे हुए साधु हैं और ये गंगा के तट पे रहते हैं और कहीं रहते थे जहां तपस्या करते थे। तो मैंने कहा क्या पहुंचे हुए हैं, बहुत बड़े साधु हैं। मैंने कहा कितनी फिट के, तो बोला नहीं फिट नहीं, बहुत बड़े मतलब बहुत ऊंचाई। क्या ऊंचाई पा चुके? तो एक पांव पे खड़े होकर तपस्या करते हैं। तो मैंने कहा 2 पांव किस लिए दिए गए? फिर जब एक ही पांव पे खड़ा होना था तो 2 पांव किस लिए दिए गए? स्त्री को छूने नहीं देते हैं क्योंकि नंगे रहते हैं। तो मैंने कहा कि फिर तो इनको लगता है कि इनका लिटमस टेस्ट हो जाएगा, स्त्री अगर छू देगी इनको। तो ऐसे को आप साधु कैसे कहते हैं? अब चलिए 25 साल उनकी जो आडंबर की पूरी धरोहर अपनी बना ली उन्होंने, उसके बाद उन्होंने शादी की, टैक्स पेयर जो उनके भक्त थे उनके पैसे जमा किए, सोने की मूर्ति बनाई गई और अब उनका बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा आश्रम है। तो जब यही करना था तो इनको पहले से पदार्थवाद को दिखाया जाता। पहले से आपने दिखाया कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे और सब कुछ बेकार है, साधुवाद सो कॉल्ड झूठा साधुवाद ये सच है। तो फिर आप इस रास्ते पे क्यों आए? ये आडंबर है। तो पदार्थवाद को जीने दीजिए, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी जीने दीजिए। और यही बच्चा फिर कहेगा कि अध्यात्मवाद की बात अब मैं करूंगा। आप अगर उसको बिल्कुल वंचित कर दीजिए तो आज न कल उसको ये पदार्थवाद खींचेगा कि मैं एक बार देख तो लूं। कैसे बैलेंस करें? बैलेंस उस बच्चे की चिंतन शक्ति को जगाना है। आमतौर पे माँ बाप अगर कहिए तो इसको मैं हर समय कहता हूं, क्या हम बीतते हैं या वक्त बीती जाता है? वक्त कभी नहीं बीतता, वक्त वही है, हम बीतते रहते हैं। हमारे पूर्वज का क्रोमोसोम डीएनए हमारे में आया, हमारा डीएनए कहीं और गया, ये डीएनए कितने लाखों साल से आ रहा है, तो हम बीत रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि जो हमारे पेरेंट्स में उनकी दमित इच्छा रह गई उसको पूरा करना चाह रहे हैं मुझसे, मेरी जो दमित इच्छा है मैं अपने बच्चों से पूरा करना चाहूं, ये गलत है। पेरेंट्स का काम है सिर्फ एक नर्चर करना और नरिश करना, मतलब उसको पोषण दीजिए और प्रोटेक्ट कीजिए, संरक्षक की भूमिका, और उसका चिंतन मनन का स्तर ऊपर उठने दीजिए। आप जो अपनी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, ऊपर से सर्विलेंस करते हैं, इसको ना करें। जैसे बच्चा चिंतक बनेगा तो
3 स्थिति से बच्चा गुजरेगा, जिसको कहते हैं जानना, समझना और बुझना। किसी चीज को आपने पढ़ा, आपने जान लिया, यू हैव गैदर्ड द इंफॉर्मेशन, ये स्कूल की पढ़ाई। जी। समझना, आपने उस पर थोड़ी चिंतन की, अपनी भी बातें करी, 30-40% पढ़ा, 70% 60% आपने चिंतन किया उस पर, तो एक नई बात निकल के आएगी। ये हो सकता है क्रोमोजोम का हो, बहुत पहले से आपका चला आ रहा हो। और बुझना मतलब अब जो जिज्ञासा इस टॉपिक पे थी, ये जिज्ञासा बुझ गई, सदैव के लिए ज्योति शांत हो गई कि आप इस चीज के माकूल हो गए। तो 3 स्थिति से बच्चे को गुजरने दीजिए, उस पर थोपिए मत। आज बच्चे को एक नौकर बनाने की शिक्षा दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि जानो, जो मैं कह रहा हूं मान लो ना, समझने दीजिए, बुझने दीजिए उस बच्चे को। वापस उसी टॉपिक पे आते हैं। बच्चे से हमने बात शुरू करी है, तो अलग अलग स्टेजेस में, क्योंकि आजकल बच्चों को भी बहुत कैंसर हो रहा है, ब्लड कैंसर से लेके तमाम तरह के कैंसर, तो बच्चों में किस तरह के कैंसर का खतरा होता है? क्या वो तमाम जो बड़े लोगों को कैंसर होते हैं, हालांकि कुछ को हम छोड़ दें तो वो हो सकते हैं, या बच्चों में किस तरह के कैंसर का खतरा होता है? फिर उम्र वाइज आप बताइए कहाँ से कितना सावधान रहना जरूरी है? कैंसर के पीछे जो तत्व इन्वॉल्व है उसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन पूरी तरह हमारे वातावरण में चारों तरफ है। 2 चीजों पे इसका निर्णय होता है कि किसको कैंसर होगा, किसको नहीं होगा। जेनेटिकली मतलब उसका जीन कितना ससेप्टेबल है कैंसर बनाने के लिए, और जो कार्सिनोजेन का उस पर अटैक हुआ कितने लंबे समय तक और किस डोज में, मतलब उसकी मात्रा कितनी रही और कितने लंबे समय तक असर हुआ। अब चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों से। एक थ्योरी है हिट हाइपोथेसिस। हिट मतलब कि किसी चीज को हमने हिट किया, हाइपोथेसिस एक थ्योरी दी गई। इस थ्योरी में कहा गया कि बच्चा जब गर्भ में पल रहा हो तो माँ अगर किसी भी कार्सिनोजेन से अफेक्ट होती है, वो खाने के रास्ते, श्वास के रास्ते, केमिकल कॉस्मेटिक्स जो माँ लगाती है उसके रास्ते, कुछ ग्रहण को माना जाता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय कुछ ऐसे रेज निकलते हैं जो डायरेक्टली बच्चे के डीएनए को हिट कर दे, तो सिंगल हिट हाइपोथेसिस। अब बच्चे में बहुत फास्ट डिवाइडिंग सेल है, उसमें एबनॉर्मलिटी आई, लेकिन बच्चे का अपना रिपेयर प्रोग्राम चल रहा था, बच्चे का जीन उसको रिपेयर कर लिया, लेकिन कुछ डिफेक्ट बच गया। अब ये बच्चा पैदा हो गया, ये नॉर्मल बच्चे की तरह है, लेकिन कुछ डिफेक्ट इसमें, मतलब ये बच्चा पोटेंशियल कैंडिडेट है जिसमें अगर दूसरा हिट हुआ तो कैंसर हो जाएगा। और 2 हिट हाइपोथेसिस ये कहता है कि ये बच्चा जब पैदा होगा और कोई और कैंसर कॉजिंग एलिमेंट इसको हिट कर दे, सेकेंड हिट, तो ये बच्चे को अर्ली एज में 3 साल 4 साल में ब्लड कैंसर, या कुछ बच्चे जेनेटिक डिफेक्ट जैसे रेटिनोब्लास्टोमा जीन जिसमें आंख का ट्यूमर होता है, रेटिनोब्लास्टोमा, ऑस्टियोसार्कोमा बोन का ट्यूमर होता है, ये पैदाइशी जीन की गड़बड़ी से होता है, ये हो सकता है, ये अर्ली एज में हो सकता है। अब चलिए उससे बड़े एज में 5 साल से बाद, 18 साल से पहले, ये बच्चे ऑलरेडी माँ के गर्भ में एक्सपोजर लेके आए, लेकिन बाद में एक्सपोजर नहीं हो रहा था। अब इन्होंने आगे ऐसे वातावरण में रहे जहाँ प्रदूषण है, जहाँ प्लास्टिक्स, जहाँ खाने पीने में प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इस तरह के जितने कैंसर फॉर्मिंग एजेंट को जानते हैं उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, और ये बच्चा फिर उसको अकुमुलेट करने लगे बॉडी के अंदर, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन ना हो, मतलब बॉडी से निकलने की क्षमता इसमें ना हो, तब इस बच्चे को 12 साल 15 साल में जाते जाते मतलब वयस्क होने से पहले इसको कैंसर हो जाएगा, जिसको अर्ली एडल्टहुड कैंसर कह सकते हैं। उसके बाद जो कैंसर होता है उसको आमतौर पे हम मानते हैं एक्वायर्ड है, मतलब कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी बचपन से माँ के गर्भ से नहीं है बच्चे में, बाद में इसने एक्वायर किया, कुछ व्यसन हुआ, कुछ इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हुआ, उसके बाद इसको कैंसर हुआ। अभी तक लेकिन कैंसर माना जाता था डिजीज ऑफ एल्डरली, 55 साल 60 साल से ऊपर ही होता था, क्योंकि एजिंग होगी तो कैंसर के लिए आप ससेप्टेबल है। लेकिन जो इधर रिसेंट बदलाव देखा जा रहा है पिछले 5 से 7 साल में, ये अर्ली एज में कैंसर डिटेक्शन बढ़ा है। कितना पहले? एक केस मैं आपको बताऊं, 11 साल की बच्ची में स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर मैंने देखा है। 11 साल की बच्ची? 11 साल की बच्ची में, अनफॉर्चुनेट, कोई सोच भी नहीं सकता कि 11 साल की बच्ची को ब्रेस्ट कैंसर होगा। बच्ची को कमर में दर्द रहता था, हड्डी के डॉक्टर को दिखा रहे थे। एमआरआई जब हुआ, एमआरआई की फाइंडिंग ऐसी आई कि कहीं से कैंसर उठ के यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। अब डॉक्टर सोच भी नहीं सकते कि 11 साल में स्तन का कैंसर हो भी सकता है, लेकिन जब पेट स्कैन जो जांच होती है पूरे बॉडी का किया गया तो पाया गया कि स्तन में छोटा सा ट्यूमर है
और वही ट्यूमर उठ के सारी हड्डियों में फैल चुका है। स्टेज 4। स्टेज 4 जो इनक्यूरेबल स्टेज कैंसर के लिए होता है। तो ये भी स्टेज है। प्रिमोडियल मतलब कि गर्भ से आए हुए कैंसर, 8 साल में भी बच्चे का मैंने ऑपरेशन किया है, बच्चा क्योर हो गया। प्रिमोडियल एक ट्यूमर होता है। तो इस तरह से एज और इन सबको देखिए तो अब कैंसर के लिए एक जगजीत सिंह की गजल है, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। तो कैंसर ही है, क्योंकि यहाँ पे समझने की जरूरत है कि कैंसर है क्या। एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल इज कैंसर। मतलब हमें पता नहीं चलता, जो पता नहीं चलता, असामान्य उद्देश्य विहीन बेतरतीब अपनी कोशिकाओं की वृद्धि हो जाना और उसमें क्षमता आ जाना अमरण की, एक अंग से दूसरे अंग में जाने की, यही कैंसर है। और साधारण भाषा में 30 ट्रिलियन सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलके सब एक सिविलाइज्ड सिटीजन की तरह, नागरिक की तरह रह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर निभा रहे हैं। ये एक आप मान लीजिए कि स्टेट है। अब इसमें कुछ बन जाए टेररिस्ट, आतंकवादी, एक दूसरे को मारने लगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने लगे और इनमें क्षमता हो जाए कि ये मर नहीं सकते हैं, यही कैंसर है। तो लेकिन आप कभी सोचिए कि आतंकवादी क्यों बना? आपने उत्प्रेरणा इतनी बढ़ा दी अपने शरीर के कुछ कोशिकाओं, खास कोशिकाओं पे। वो व्यसन से हो सकता है, प्रदूषण से हो सकता है, किसी भी तरीके से ये आपका विरोधी हो गया और डिफेंस सिस्टम मतलब आपका पुलिस सिस्टम को स्किप कर दिया और ये बढ़ने लगा, यही कैंसर। सर आपने एक्सपोजर की बात की कि वो जो आपने मेडिकल टर्म बोली, पर हमारा एक्सपोजर मिलावट में तो है और भौतिकतावाद की बात की तो आपका एक क्लिक में तो बाहर से खाना आ रहा है, मिलावट सब चीज़ों में है, प्रदूषण हर तरफ है, तो एक्सपोजर तो है ही। आपने डिटॉक्सिफिकेशन की बात की, वो कैसे संभव है? और दूसरा फिर आध्यात्म की बीमारी है तो आध्यात्म के ही एक हम बोले कि भाई सब मर ही जाएंगे सर, तो हम बिना मिलावट का खा के अकेले जी के क्या करेंगे? देखिए ये असंभव है कि आप सांसारिक जीवन में हैं और कोई भी ऐसी चीज़ आपके संपर्क में ना आए जो आपके स्वास्थ्य को गड़बड़ कर सके। हो ही नहीं सकता है, असंभव। खास करके भारत में तो बहुत ही ज़्यादा है। शेरशाह के ज़माने से ही मसाले में घोड़े की लीद के मिलावट की कहानी है, तो मतलब मिलावट भारत के डीएनए में है, ये आज नहीं हुआ है। अब लेकिन जैसे जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है तो प्रोड्यूस मतलब उत्पाद की डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम है। इतनी ज़मीन हमारे पास नहीं बची कि आप नेचुरल चीज़ें उगा सकें, तो आप प्रोड्यूस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। जितना ज़्यादा इस फूड साइंस, न्यूट्रिशन साइंस के साथ खिलवाड़ होगा, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा नेचर से आपके अंदर तक पहुंचने में, उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसको आपको समझने की जरूरत है कि अब हर जगह मिलावट है और सबको मरना है, तो मरने से तो कोई मना नहीं कर रहा है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन बराबर बराबर हो। लाइफ स्पैन मतलब जिस दिन डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन लास्ट डे है, ये लाइफ स्पैन कहते हैं। हेल्थ स्पैन मतलब जिस दिन जन्म लिए तब से कब तक आपने लाइफ टाइम में किसी भी दवा की, किसी भी अस्पताल की जरूरत ना पड़ी, इसको हेल्थ स्पैन कहते हैं। तो मतलब जितना जीवन स्वस्थ आप बिता लें, विदाउट लाइफ विदाउट पिल्स, उसको हेल्थ स्पैन। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हेल्थ स्पैन को जितना लंबा कर सकें और क्लोज टू लाइफ स्पैन कर सकें, ये करें। तो उसके लिए 2-3 चीजें हैं। रसोई 3 तरह की होती है। एक जिसको आप कह सकते हैं भगवान की रसोई, ये प्रकृति ने जो चीजें जैसे बनाई वैसे आप खा सकें, ये आपको स्वस्थ रखेगी। दूसरा इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय रसोई में जो खाना बनता है आप गरम उसी समय खा लें, ये इंसान की रसोई, ये भी आपको स्वस्थ रखेगा। तीसरा है शैतान की रसोई, जितनी पैक्ड चीजें आप खा रहे हैं, जिसमें आपने ऐप बेस्ड फूड की बात कही, जो प्लास्टिक के डब्बे में गर्म खाना आता है उसमें बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स केमिकल्स लीच कर रहे हैं। आप रात को सर्कैडियन रिदम को गड़बड़ करके, जिसमें आंत को सो जाना चाहिए, लिवर को सोना चाहिए, उसमें आप उस पर खाने का लोड डाल रहे हैं और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये आपको बीमार करता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इंसान की रसोई या भगवान की रसोई का खाना खाएं। एक मैंने क्या बताया, बैलेंसिंग है, दोनों का तालमेल, और डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ा दें। इसी समय आयुर्वेद का रोल आता है। आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जिसको कोई खास धर्म ये ना कहे कि आयुर्वेद उन्हीं का है,
ये भारत के शाश्वत सनातन की एक परंपरा थी जो हमारे ऋषि मुनि Way थे, of वैज्ञानिक life, थे, वे ऑफ लाइफ बताते थे। और उसमें बताते थे, और इनफैक्ट मॉडर्न मेडिसिन भी, डॉक्टर वर्ड जो निकला, डॉसियर लैटिन वर्ड से निकला था, जिसका मतलब है टीचर। द प्राइमरी रोल ऑफ डॉक्टर इज टू टीच द सोसाइटी, कीप द सोसाइटी हैप्पी, हेल्दी, और उसके बाद कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कर दिया। यही महर्षि धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, आयुर्वेद में सबने यही किया। और भारत के डॉक्टर चाहे किसी भी विधा की प्रैक्टिस करें, हम संतान धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत के ही हैं। सबके मूल में एक ही है। सबके मूल में हमारे डीएनए क्रोमोसोम में वही हैं, हमारे डीएनए हिप्पोक्रेट के नहीं हैं। आपने सेल्फ लाइफ की बात की थी, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उस पे मैं आपकी बात जब भी सुनती हूँ, कोई भी हम पैकेट लेते हैं तो हम देखते हैं ये कब तक चलेगा, इसकी एक्सपायरी नजदीक तो नहीं आ रही। तो जिसकी 2026 तक हो, 2027 तक हो, वो हम बड़े कन्वेंस होके घर तक ले आते बड़ी हैं। हो, SHELF, शेल्फ मतलब अलमीरा पे रखने की लाइफ जितनी बड़ी हो, सेल्फ लाइफ SELF, आपकी लाइफ उतनी कम होगी। ये बहुत ध्यान देने वाली बात अब है। पके हुए फल को आप पेड़ से तोड़ते हैं, कितने दिन रख सकते हैं बिना फ्रिज के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के? सोच लीजिए। प्रकृति इतने ही समय के लिए आपके लिए उपलब्ध करा रही है कि एज इट इज खा लें आप। अब इस फल को इंडोनेशिया से कीवी को फॉर्मलिन और वैक्स कोट करके जब हिंदुस्तान पहुंचाया जा रहा है और आप फ्रिज में रखे जा रहे हैं, तो ये बिना किसी अडल्ट्रेशन, बिना किसी चेंजेस के थोड़ी है। पहले इसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, फिर इसकी केमिकल कोटिंग हुई, फिर वैक्स लगाया गया, फिर फॉर्मलिन में डाला गया, तब जाके इंडिया पहुंचाया गया। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ तो पैक्ड ही आ रहा है। और आप घर पे आटे की बात करते हो तो पराठे रोटी पैक आने लग गए। हाँ, ये गलत हुआ है। देखिए, गेहूं, हालांकि जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट तो अलग हो गया, मैं ओरिजिनल वीट की बात करूं, ओरिजिनल गेहूं की बात करूं। सर, पुराने ज़माने में याद है दादी नानी के घर इतने बड़े बड़े बर्तन रखे रहते थे वो मिट्टी के, जिसमें से आप निकाल निकाल के गेहूं चावल इस्तेमाल करते थे। अभी मेरी कुछ आयुर्वेद के डॉक्टरों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि वो पुराना चावल खाते थे या पुराना गेहूं खाते थे। अब यहाँ तो ये सब कुछ संभव है ही नहीं। अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं या मॉडर्न सोसाइटी में, आप वो पैकेट आटा ही लेकर आएंगे और वही खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल संभव है। इसलिए संभव है कि मैं भी दिल्ली रहता हूँ, मेरा भी घर अपार्टमेंट में ही है, लेकिन अगर मैं गेहूं को पीस के आटा निकाल सकता हूँ तो कोई भी निकाल सकता है, मैं यही मानता हूँ। आमतौर पे माना जाता है डॉक्टर की लाइफ बहुत बिजी होती है, तो मान लिया जाए कि मेरी भी लाइफ बिजी होगी, तो मैं कर पा रहा हूँ। चावल अपने खेत से ला रहा हूँ। चलिए, आपका पास खेत ना हो, जिसके लिए मैं कहता हूँ डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द फार्मर। 10 फैमिली दिल्ली के मिले, अपने 1.5 घंटे 2 घंटे के रास्ते में देख लें जहाँ से आपका ज़्यादा वास्ता हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, जहाँ से भी, वहाँ जाएं, किसानों से दोस्ती करें और उनको बता दें कि मेरे लिए 10 फैमिली के लिए इतने उत्पाद की ज़रूरत है, आप इस तरह से उगाएंगे ये बीज। ऐसे आपको हो सकता है 1-2 साल बहुत मेहनत की जरूरत होगी। 10 फैमिली में से लोग अगर रोटेशन में भी जाएं, साल में एक बार एक फैमिली का नंबर आएगा, या हो सकता है एक बार भी ना आए। एक फैमिली सोचता है 2 बार लोग चले जाए, पिकनिक भी हो जाए। वहां से खेत से डायरेक्ट आप ले आए। लाने के बाद कैसे स्टोर करना है, आप सिर्फ दूर जाते जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं अपने को कंफर्ट जोन, मतलब आपको कुछ सुई न हिलानी पड़े, तो फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो रही है और इनपुट ज्यादा है। हाँ। तो इनपुट ज्यादा, आउटपुट कम। हर चीजें 5 से 2 मिनट में आपको फास्ट चाहिए। अब जब सब कुछ फास्ट चाहिए तो फिर तो लाइफ कैसे बढ़ेगी, लॉन्जेविटी की बात कैसे होगी? तो ये भी तो फास्ट। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, आपने कहा आप बिजी हैं, डॉक्टर हैं और उसके बावजूद ये कर पा रहे हैं। वहाँ उसमें इम्पोर्टेंट ये है आप क्योंकि अवेयर हैं, और यही अवेयरनेस लोगों में नहीं है। उसकी बहुत ज़रूरत है कि लोगों को बताया जाए कि ऐसा संभव है और कर सकते हैं लोग। देखिए, अवेयरनेस या जागरूकता क्या है, इसको आसमान है, हम सब जानते हैं। अब हम अपने ऊपर जितने छत की लेयर डालते जाएं, हम अनअवेयर होते जाएंगे। आसमान तो खुला था, हम अपने आप को, जैसे शुतुरमुर्ग जब डरता है तो रेत में अपनी गर्दन कर लेता है। सिमिलरली जब हम चाहते हैं कि देखो हमें ज़्यादा कुछ सुनना नहीं है, कहीं से मोबाइल पे ऐप पे ऑर्डर कर दो, कोई चीज़ आ जाए, तो आप कहेंगे कि मैं अवेयर नहीं हूँ। अवेयर तो आप हैं, आपका डीएनए अवेयर है, आप कैसे अवेयर नहीं हैं ये सबको पता है। तो आप सो कॉल्ड नेचुरल ऑर्गेनिक का ब्रांड देख के, लेबल देख के आप अवेयर होना चाहते हो, अवेयरनेस नहीं है, आप सुविधा भोगी हैं।
थोड़ी मेहनत करें, और मेहनत अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी जो नौकरी पेशा वाले लोग मेहनत कर रहे हैं वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। आप दूसरे को अमीर बनाते जा रहे हैं, अपने गरीब होते जा रहे हैं। जो पैसा आप कमा रहे हैं वो वेंटिलेटर में अस्पताल पे खर्च कर रहे हैं। किस लिए ऐसे अवेयरनेस की जरूरत है? ये अनअवेयर हो रहे हैं आप। क्योंकि आपने बहुत सारी फ्रिज की बात कर ली, मिलावटी फूड की। एक हम क्योंकि लोगों को बहुत मिथ होते हैं किस चीज़ से कैंसर होता है, किस से नहीं होता है। कुछ सवाल हैं मेरे, आप उसमें हाँ ना या फिर उस जो इलैबोरेट करना चाहें कैसे क्या, वो बताइएगा कि किस किस चीज़ से कैंसर होता है। माइक्रोवेव से, माइक्रोवेव इसका में खाना रिसर्च गर्म अभी करने आया से? नहीं है, लेकिन माइक्रोवेव का अत्यधिक इस्तेमाल से कैंसर होने की ट्रेंडिंग है, इस तक रिसर्च है। फाइनल अभी कंक्लूजन नहीं आया है। इसलिए मैं हर समय कहता हूं जितना हो सके फ्लेम पे खाना गर्म करें, माइक्रोवेव का कम से कम इस्तेमाल करें, वही बेहतर है। फ्रिज के खाने से? फ्रिज में खाना जब भी स्टोर किया जाएगा, फ्रिज के खाने से सच कैंसर नहीं होता है, लेकिन फ्रिज में खाना जब भी स्टोर किया जाएगा वैसा ही खाना होगा जो केमिकल प्लास्टिक लेडन खाना होगा, बार बार उसको गर्म कर रहे होंगे। तो खाना रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नॉन स्टिक के बर्तनों से? नॉन स्टिक बर्तन से कैंसर होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसमें जो कोटिंग है, उस कोटिंग से उसमें जो मटेरियल पी फैस को कहा जाता है फॉरएवर केमिकल, मतलब सदैव वर्तमान रहने वाला केमिकल अगर शरीर में चला जाए या वातावरण में चला जाए, इसमें कैंसर कार्सिनोजन है। ओबिसोजन, आप कम खाएंगे मोटे होते जाएंगे नॉन स्टिक पे खा के। म्यूटेजन, डीएनए बच्चों का बदल देगा। एंड डायबिटोजन, डायबिटीज की बीमारी होगी अगर नॉन स्टिक। क्यों आप इंडियन खाने में कुकिंग करते हैं खरेज के, नॉन स्टिक स्टिकी होता है, तो टेफ्लॉन कहाँ गया? वो हमारे पेट में, हमारे ब्लड में, और ये ब्लड में घूमता रहता है, कैंसर कराता है। प्लास्टिक के बर्तन? प्लास्टिक के बर्तन 100% कैंसर कराता है, चाहे कोई भी केमिकल। प्लास्टिक में 3200 केमिकल है, और उसमें बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स, ये कुछ ही केमिकल्स पे जिसपे बीपीए फ्री प्लास्टिक, दिस प्लास्टिक कह रहे हैं, इसका तो पता चल गया, लेकिन बाकी 3200 केमिकल है, उनमें कैंसर हो रहा नहीं हो रहा, अभी तक रिसर्च नहीं आया है सामने। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। अब उसमें क्या है, आपके वातावरण में माइक्रोप्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक है। अब ये कह देना कि इंसान बिल्कुल प्लास्टिक फ्री लाइफ जी सकता है, अब संभव नहीं है। पिछले 25 साल से इस बात के लिए मैं बार बार जागरूक कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एडिशनल लोड ऑफ प्लास्टिक का आप अपनी प्रॉब्लम के कारण ना लें। रोटी गैस में डायरेक्ट पकाने से? फ्लेम पे खाना बनाने से कैंसर नहीं होता है। जो स्मोक्ड फूड है उससे लोग कंफ्यूजन ना करें। स्मोक्ड फूड मतलब प्रोटीन, नॉन वेजिटेरियन फूड है आपका, सोयाबीन, चॉप, इस तरह के, उसको जो धुएं पे पकाते हैं, नाइट्रोसामिन एक प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोसामिन स्टमक कैंसर, मतलब खाने की थैली का कैंसर कराता है। जापान में स्टमक कैंसर बहुत कॉमन है, क्योंकि उनके यहाँ कल्चर में स्मोक्ड फूड खाने की किस तरह के धुएं से? जो तंदूर का धुआं या किसी तरह का धुआं जो धुएं पे डायरेक्ट, फ्लेम पे नहीं, धुएं पे। और प्रोटीन तो नहीं इसमें शामिल है? लिट्टी भी शामिल है बिल्कुल, लेकिन प्रोटीन से नाइट्रोसामिन बनता है। तो लिट्टी के अंदर सत्तू में प्रोटीन है, वीट का प्रोटीन कम है, कार्ब ज्यादा है, लेकिन लिट्टी को उतना नहीं सेका जाता है कि नाइट्रोसामिन डेवलप हो। लिट्टी पे आंच नहीं आने देंगे। लिट्टी पे आंच नहीं आने देंगे। एटीएम की पर्ची से? एटीएम की पर्ची से रिसर्च जरूर हुआ है कि उसमें जो केमिकल है कैंसर कॉजिंग है, और ये ट्रांसक्यूटेनियस मतलब हमारे स्किन से एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जो मैंने बात कही डोज एंड ड्यूरेशन, क्या इतना एक्सपोजर है? कितनी बार एटीएम से हम पैसे निकालेंगे? पर्ची आप निकालते कितनी बार है? आजकल डिजिटलाइज हो गया है। दूसरा, ये टच भी होता है, आप उसका हाथ धो लेते हैं, तो इतना कम एक्सपोजर से क्या कैंसर से हो जाएगा? नहीं होगा। रिफाइंड ऑयल? रिफाइंड ऑयल 100% कैंसर कारक है, इसमें कोई दो मत नहीं। हाइड्रोजनेशन जब भी होगा, बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आएगी। बहुत सारे ऐसे ऑयल आ गए हैं जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है। ओमेगा 6 फैटी एसिड इटसेल्फ कैंसर का कारक है, हार्ट डिजीज का कारक है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कराता है, और कई बीमारियों का कारण है। शराब और स्मोक करने से, सिगरेट और शराब? डेफिनेटली कैंसर होता है। टोबैको एस्टैब्लिश कार्सिनोजन है, अल्कोहल एस्टैब्लिश कार्सिनोजन है। जंक फूड? जंक फूड बिल्कुल प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसको मैं शैतान की रसोई कहता हूँ। ब्राजील का नोवा क्लासिफिकेशन है, जिसमें नोवा 1, 2, 3, 4, 3 and 4 प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जिसको कहा गया P फॉर प्रोसेस्ड एंड P फॉर पॉइजन। पैकेज फूड की हमने बात की। पैकेज फूड में बिल्कुल यही है। पैकेज फूड की कोटिंग आप देखेंगे, टेट्रा पैक की कोटिंग अंदर की देखेंगे, उन सब में कैसे ग्रीस फ्री बनाया जाता है। यही पीफॉस इस तरह के केमिकल का कोटिंग किया जाता है। इसलिए जब भी पैकेज फूड बनाया जाएगा, उसमें केमिकल, उसमें प्रिजर्वेटिव, पैकेजिंग, सब में ऐसे तत्व डाले जाएंगे जिसमें हार्ट डिजीज, ओबेसिटी और कैंसर के कारक होंगे। कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल है,
अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स दोनों रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16-18 दो स्ट्रेन हैं जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर, पुरुषों में पिनाइल कैंसर, पीनिस का कैंसर, एंड ओरल कैंसर अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स से ओरोफेरेंजियल कैंसर जो तंबाकू नहीं लेते उनके लिए भी होता है। इसलिए सेक्स एटिकेट, मेंस्ट्रुएशन एटिकेट, प्राइवेट पार्ट हाइजीन ये भी शिक्षा का पार्ट होना चाहिए यंग एज से। शुगर कैंसर प्रमोटर है डेफिनेटली, ओबेसिटी कराता है, डायबिटीज कराता है, और कैंसर हो गया तो उसको प्रमोट करने में इंसुलिन स्पाइक का रोल कैंसर प्रमोटर में है, तो इसलिए इनडायरेक्टली शुगर रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए। और एंटीबायोटिक एक ब्रॉड कैटेगरी है। डायरेक्टली बहुत सारे एंटीबायोटिक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे है एंटीबायोटिक का ओवर यूज, जैसे पोल्ट्री फार्म जो चिकन खाते हैं जिसको जिंदा रखने के लिए एंटीबायोटिक का बहुत इस्तेमाल की रैपिड ग्रोथ कराते हैं, इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, ऐसे मुर्गे को एंटीबायोटिक पे रखा जाता है। उस एंटीबायोटिक को चिकन कुक करने के बाद भी 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ये आप जब चिकन खाते हैं या एंटीबायोटिक का ओवर यूज करते हैं, आपका गट बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होता है। गट बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय जब होगा 30 से 70 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया है, और उसको कहा था सेकंड माइंड। सेकंड माइंड अगर डिस्टर्ब होगा तो यही टॉक्सिन इंटेस्टिन के अंदर, आपके आंत के अंदर एब्जॉर्ब होगा, और इस टॉक्सिन में अगर कैंसर कारक तत्व है जो गट बैक्टीरिया बचा रहा था आपको, तो कैंसर कराएगा। इसलिए एंटीबायोटिक डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रेस्पॉन्स। और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत सारी हमने डराने वाली और खतरनाक बातें करी, तो अच्छी बातें भी कर लेते। लेसेंट जर्नल की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि भारत में अब अर्ली डिटेक्शन कैंसर का हो जाता है, और उसके बाद इलाज की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी शुरू हो रही है, कटसी आयुष्मान भारत योजना की वजह से ये हो रहा है। ये रिपोर्ट कितनी तसल्ली वाली है कि 36% अब केसेज इस तरह के हम। देखिए, जागरूकता बढ़ी है, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और बढ़नी चाहिए। स्वास्थ्य जब भी मैं कहता हूं, अभी जागरूकता बढ़ती बीमारियों के प्रति, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इसकी जागरूकता बढ़ी है। स्वास्थ्य कहते हैं स्व स्थिति इति स्वास्थ्य, नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। मॉडर्न साइंस कहता है, आयुर्वेद कहता है सम दोष सम अग्निश सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थिति अभिधीयते। सभी चीजों की सम अवस्था में होना, इस पे जागरूकता और बढ़नी चाहिए। लेकिन चलिए, बीमारी की जागरूकता बढ़ी, अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें दोनों एफर्ट काम कर रहा है, सरकार का एफर्ट भी काम किया है, उसमें आयुष्मान भारत योजना है इलाज के लिए, और सरकारी संस्थानों में सुविधाएं बढ़ रही हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल लेवल पे सब लोग जागरूक हैं। जिसका एक्सट्रीम है हाइपोकॉन्ड्रियासिस की, जो लोग अति जागरूक हो जाते हैं, लेकिन जागरूक भी हुए हैं, वो जाके टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट में अर्ली डिटेक्शन होता है, कैंसर क्योर हो रहा है, क्योर रेट बढ़ा। सुविधाएं भारत में अगर आप देखें तो जितनी लिमिटेड सुविधाएं हैं हमारे पास, और यहाँ के डॉक्टर जो डिलीवर करके दे रहे हैं वो अनपैरेलल है। बहुत सारे नए अस्पताल भी खुल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, खासतौर पे कैंसर स्पेशल हॉस्पिटल सब बहुत ज़्यादा। उसमें एनजीओ भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट भी इन्वॉल्व है, और गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। खास करके उन क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है जो अभी तक इग्नोर्ड रहा था, नेग्लेक्टेड रहा था, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाई गई। अब जो नई स्वास्थ्य सुविधाएं बन रही है उसमें कैंसर एक अहम पार्ट हो रहा है, क्योंकि कैंसर केसेस बढ़े हैं भारत में, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। तो ये अच्छी पहल है, ये होनी चाहिए। लेकिन मैं अभी भी बात कहूँगा रोकथाम, हमें स्वास्थ्य पे जागरूकता बढ़ानी चाहिए, और ये वेलनेस प्रोग्राम, लॉन्जिविटी प्रोग्राम, इसकी आवश्यकता है हर समय कि हॉस्पिटल का हिस्सा वेलनेस प्रोग्राम हो। अभी हेल्थ केयर हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सिक केयर है। हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, लेकिन बीमारी में सिर्फ काम आती है, इसलिए उसको सिक इंश्योरेंस कहें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहते हैं, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ सिक एंड डिजीजेज है, तो उसको थोड़ा एक्चुअल मीनिंगफुल करना चाहिए, परिभाषा जो है वही आ जानी चाहिए। घालमेल होता है, क्योंकि मतलब अस्पताल में जैसे कोई घर पे हम किसी चीज़ का बजट बनाते हैं तो अपनी जेब के अनुसार से हम उसमें कटौती कर सकते हैं, कहीं पे ऊपर नीचे कर सकते हैं, पेट काट के जिसको कहते हैं कुछ काम कर लेना। लेकिन जब कोई अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो एक तरह से वो बंध गया, वो फंस गया। और कभी भी आप अस्पताल के बिल देखेंगे तो आप काम ही करते हैं, तो उसमें डॉक्टर विजिट, किसी कमरे में कोई मरीज है तो 4 डॉक्टर विजिट भी लगे होते हैं। उतनी आवश्यकता होती है क्या? अस्पताल थोड़ी रियायत कर सकते हैं उसमें? एक दिन में 4 बार डॉक्टर आके बस देख के गए हैं या हालचाल पूछ के गए हैं, उसके भी कई हजार रुपए लगे होते हैं।
तो अस्पताल में ये सब चीज़ें कितनी चलती हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत सही आपने कनेक्ट का सवाल उठाया है और काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन ये किस अस्पताल में हो रहा है? देखिए, पहली बात, ये प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हो रहा है, तो सरकारी अस्पताल में तो नहीं हो रहा है। तो पहले तो हमारी मांग ये होनी चाहिए, सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाए। अगर ये मांग लेंगे तो कॉर्पोरेट अपने आप कम हो जाएगा। अच्छा, कॉर्पोरेट में अब हो रहा है, उसको डिकोड कीजिए। आपने डॉक्टर विजिट की बात कही, टोटल बिल का डॉक्टर विजिट आप देखेंगे, मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के मान लें कि एक्स्ट्रा लगा दिया गया, तो भी कितना होगा? तो आपको पता चला 2%। तो 98% पैसा कहां गया? आप देखिए, हेल्थ केयर ऐसा है, चेहरा मुखौटा डॉक्टर का है। आप कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं, काम किससे कराते हैं? एक वर्कर से, जो हो सकता है इलिटरेट हो, अनपढ़ हो। यहाँ अस्पताल का हेल्थ केयर का वर्कर कौन है? डॉक्टर, पढ़ा लिखा। उस पे तलवार लटका के काम कौन कराता है? वो MBA का बाबू, टाई टोपी लगा के, जो 12th के बाद मेडिकल का एंट्रेंस दिया था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो MBA करके आया और अस्पताल का CEO बन के बैठ जाता है। ये काम कराता है किससे? जो उससे काबिल क्रीमी लड़का मेडिकल में आ गया था, उससे काम करा रहा है। और उसके बाद एक्सेल शीट पे ये बेईमानियां कर रहा है। वो बेईमानी क्यों कर रहा है? एक, फ्रस्ट्रेशन, क्यों डॉक्टर नहीं बना था। दूसरा, संवेदनहीनता, इनसेंसिटिव है, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि मरीज को फेस नहीं करना है उसको। तो जब भी आपका बिल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लगे कि ओवर बिल्ड है, आप उसको डिकोड कीजिए। अपने डॉक्टर के साथ बैठिए कि सर आप बता दें कि इसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। डॉक्टर आपकी, मैक्सिमम डॉक्टर आपकी मदद करेगा। तो सिस्टम, मतलब यहाँ भी सिस्टम में गड़बड़ी है, सिस्टम में गड़बड़ी है, और इस सिस्टम को चैलेंज करना चाहिए। और चैलेंज करने में मैं तो हर समय कहता हूं कि डॉक्टर, मरीज और प्रमोटर, बिजनेस प्रमोटर के बीच खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस प्रमोटर एक लाला है, जो अपने आढ़ती, जो CEO है उसको मैं आढ़ती बोलता हूं, जो बिचौलिया है उसको बैठा देता है कि डॉक्टर से काम कराओ और लूट मचा दो। आप इतना बोलने के बाद भी उसी अस्पताल में काम कर लेते हैं जाकर? ये मैं कह रहा हूं कि मुझे रहते रहते इनकी हिम्मत नहीं है मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। मेरा इसलिए नहीं बिगाड़ सकते हैं कि मैंने पढ़ाई डॉक्टरी की है, मैं इनके गुलाम बनने के लिए मैंने पढ़ाई नहीं की। सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है, उसकी भी एक अलग कहानी है कि सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जगह बनाई गई कि हम लोग जैसे लोग काम करें। मैं तो चाहता था सरकारी अस्पताल में काम करूं, तो प्राइवेट में मुझे काम करना, पढ़ लिख के मैं जाऊं कहां? और डॉक्टर की हालत तो ऐसी हो चुकी है कि वो और तो कुछ कर नहीं सकता है, मैगी बेच नहीं सकता है, उसको काम तो अपना ही करना पड़ेगा। बाकी लोग MBA किए हुए लोग आज मैगी बेच सकते हैं, कल हमाम रेक्सोना बेच सकते हैं, आज अस्पताल के CEO बन सकते हैं। आप डॉक्टर और अस्पतालों की बात पे आ ही गए हैं, तो आप बड़े मुखर रहे हैं आरक्षण को लेकर, और तो और लोग, कोविड टाइम में इस पे बड़ी चर्चा हुई कि बच्चे सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी चिंता मत करो, अभी तो कोविड वाले डॉक्टर भी आएंगे जो ऑनलाइन पढ़े हैं। तो आरक्षण को लेकर आपका क्या विचार है मेडिकल में? जैसे डिफेंस में, DRDO में आरक्षण नहीं है, मेडिकल में आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब जैसे बोलता हूं तो कुछ लोग समझ लेते हैं मैं तो सवर्ण के फेवर की बात कह रहा हूं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं किसी के फेवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मेडिकल साइंस के फेवर की बात कह रहा हूं। मेडिकल साइंस में टैलेंटेड क्रीमी लोग आने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, विस्तार से समझ लें जो लोग सुनते हैं। मेरा पहला स्टूडेंट जो निकला है उस जाति से है जिस जाति को आरक्षण मिलता है, लेकिन वो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करके अभी एक स्टेट के कैपिटल में एक बढ़िया कैंसर सर्जन का काम कर रहा है। तो जाति से क्यों मतलब होना चाहिए उसका? न जातिगत आरक्षण हो, न रिजर्वेशन पैसे का हो, मतलब जो डोनेशन पे पढ़ा के निकालते हैं डॉक्टर को, और न सिफारिश हो मेडिकल में। ये तीनों को मैं आरक्षण का दर्जा देता हूं। तो आरक्षण मुक्त मेडिकल साइंस होना चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड और क्रीमी लेयर आए, ताकि स्वास्थ्य की बात करें, ताकि मेडिकल साइंस से लोगों को ठीक करने की बात करें। और ये जातिगत है ही नहीं, ये टैलेंट, ये ब्रेन किसी में हो सकता है, मेहनत जो करेगा वो आगे निकलेगा। आप क्योंकि आपने सारे सिस्टम की बात की और इस तरह की बात की, अब हम थोड़ा चलते हैं आगे, अब इसके क्योर की तरफ, जड़ से मिटा देने वाली जो बात है। रशिया दावा कर रहा है कि उन्होंने इसके कैंसर का टीका बना लिया है। इस दावे में कितना दम है, और आपको लगता है कि हाल फिलहाल आगे कुछ दिनों में सबको मुहैया हो जाएगा, या इसकी वस्तु स्थिति क्या है? कैंसर वैक्सीन की बात है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं समझा देता हूँ। कैंसर वैक्सीन दो तरह की मान लें, प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन एंड थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीन। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम।
ऑलरेडी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की बात हमने कही, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बन चुकी, जो सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन में, ओरल, कुछ कंट्री ओरल कैंसर के प्रिवेंशन में दे रही है, प्रिवेंटिव है। थेरेप्यूटिक में पेशाब की थैली का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में एक कैंसर हो जाने के बाद जो वैक्सीन दी जाती है उसको कहते हैं थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीन। बीसीजी जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए टीका का इस्तेमाल करता है, उसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके इस कैंसर को दोबारा ना हो इसमें इस्तेमाल किया जाता था। ये ऑलरेडी चर्चा में है। अब जो रसिया ने दावा किया है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन फरवरी 2024 में उसका ट्रायल शुरू कर दिया था, लेकिन रसिया का डिस्क्लोजर पॉलिटिकल डिस्क्लोजर था, और लंदन, इंपीरियल कॉलेज लंदन में जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है वो डिस्क्लोजर मेडिकल डिस्क्लोजर था। उसके बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी थी, लेकिन रसिया वाले वैक्सीन क्योंकि पुतिन ने डिस्क्लोजर किया, तो वो तो एक पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है नहीं, उसको इससे मतलब नहीं कि वैक्सीन में है क्या। थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीन क्या होगा? पर्सनलाइज्ड होगा। अफसोस बस कुछ टीवी प्रोग्राम पे मैं था जिसमें हमारे इंडिया के कुछ डॉक्टर जो एक्सपर्ट पैनल बैठे, प्रोबेबली कैंसर एक्सपर्ट नहीं रहे होंगे, जिन्होंने ये कह दिया कि हो सकता है चाटोकारिता के चक्कर में कह दिया कि भारत सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि भारत में वैक्सीन आए और 142 करोड़ जनता को लगा दें। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था कि ये पर्सनलाइज कैंसर वैक्सीन है। मतलब कि जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ है उसके ट्यूमर को लेके और वैक्सीन डेवलप करके और उसको इम्यून सिस्टम को जगाया जाएगा ताकि वो अपने डिफेंस सिस्टम से अपने कैंसर को मात दे दे। तो ये प्रोफाइलैक्टिक नहीं था, ये थेरेप्यूटिक था, वो भी पर्सनलाइज था, उसी इंसान का ट्यूमर से वो वैक्सीन बना रहे हैं। इस पे रसिया भी काम कर रहा है, लंदन भी काम कर रहा है, जापान कर रहा है, चाइना काम कर रहा है। तो कई कंट्री ने डिस्क्लोजर दिया है, कई कंट्री ने नहीं दिया है। लेकिन क्या कहिएगा, ये क्या 1 पॉइंट मैजिकल रेमेडी होगा? नहीं। कैंसर एक पाथ पे कभी काम नहीं करता है। एक पाथ आप रोकना चाहेंगे, उसके लिए बहुत सारे टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आ चुकी है। ये भी है, जीन थेरेपी पे काम हो रहा है कि जीन जो डिफेक्टिव है उसको हम चेंज कर दें, इस पे काम हो। कैंसर में मैं बार बार कहता हूँ, कैंसर इज नॉट ए डिजीज। कैंसर बीमारी है ही नहीं, बीमारी कहीं और है, सेल के अंदर है। ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, एक्चुअल बीमारी वहाँ है, उसको हमें रोकना चाहिए। लेकिन उसको रोकने के लिए दवा बन नहीं सकती है, इसलिए किसी फार्मा इंडस्ट्री का उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बहुत अबोध, बहुत आशावादी और बहुत आदर्शवादी होकर अगर सोचें तो कुछ भी संभव नहीं है कि मतलब कोई ऐसा टीका हो जो बचपन में लगा दे, क्योंकि बच्चों को कई तरह के टीके लगते हैं, ऐसा टीका लग जाए जिससे प्रिवेंशन हो जाए। जैसे आपने सर्विकल कैंसर का बताया, कुछ ऐसा टीका नहीं हो सकता जिससे संभावनाएं कम हो जाए? इंसान को पैदा जो किया गया, अनलेस की जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो, तो इंसान को स्वस्थ रहने के लिए पैदा किया गया है कि स्वस्थ रहे, नेचुरली जैसे बाकी जानवर मरते हैं वैसे हम मर जाएं। और चूंकि कई तरह के कैंसर होते हैं तो अलग अलग दवा लगेगी। आपने सुना है कभी जंगल में रहते हुए शिकारी कुत्तों को कैंसर हो गया, जंगली भैंस को कैंसर हो गया, लेकिन यही कुत्ते जब घर में आते हैं तो उनको कैंसर हो जाता है, क्योंकि वो हमारा खाना खाने लगे। एग्जैक्टली यही तो मैं समझा रहा हूं। कैंसर बाजार में बिकता है और हम खरीदते हैं। तो कैंसर से सच में बचना बहुत साधारण है, कैंसर खरीदना मुश्किल है। रोज हम कोशिश करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं कि बीमार हों, तब हम बीमार होते हैं। पहला तो हमारी कोशिश वहां होनी चाहिए। दूसरा जो होना चाहिए, ये संभव है, 1 पॉइंट प्रोग्रामिंग तो नहीं हो सकता है कैंसर में। एक बार जब इस रास्ते पे ये निकल पड़ा तो बहुत सारे पाथवे खोल देगा। प्रोग्रामिंग तभी संभव हो सकता है कि स्पेसिफिक जीन का पता चले और उस जीन को हम स्लाइस करके, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आएगा। वो जेनेटिक कोडिंग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो सकता है बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन करे इस रिसर्च को कामयाब बनाने में। जैसे रसिया के वैक्सीन में भी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है। तो इससे उम्मीद हमारी जरूर है, और इसके लिए सच में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, 4-5 साल में कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला है, अच्छा रिसर्च निकल के आएगा, इसमें दो मत नहीं। सुबह से शाम तक की अगर हम कोई अपनी गतिविधि देखें, ब्रश करने से लेकर वो पेस्ट में, आपके टूथपेस्ट में नमक ऐसे शुरू करें, पेस्ट में भी कई तरह की मिलावट हो सकती। शैम्पू लोग बताते हैं हानिकारक होते हैं। आपका बालों में ये जो कलर लगाते हैं उसमें भी कैंसर का खतरा है, खाने से खतरा है, हर चीज़ में है। अब देखिए, यहाँ पे जो मैं बोलूँगा बहुत लोगों को मेरी बात नहीं अच्छी लगेगी। उम्र हुई तो बाल आपके सफ़ेद, ग्रे और सफ़ेद होते हैं, ये नेचुरल है, या मरने समय तक बाल आपके काले रहें ये नेचुरल है? प्रकृति प्रदत्त क्या है?
कि उम्र के साथ ग्रेइंग होगी, उम्र के साथ चेहरे पे झुर्रियां आएंगी। अब तो उम्र के साथ नहीं हो रही सर, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हुए जाते हैं। क्योंकि आप वही काम कर रहे हैं इतनी जल्दी जो उम्र के साथ होना चाहिए था, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आप कर रहे हैं। फास्ट फूड, फास्ट कल्चर, और आज तो अटेंशन डेफिसिट हो गया है कि 30 सेकेंड और 60 सेकेंड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। तो इंसान इस भागम भाग में ऊहापोह की स्थिति में पहुंच चुका है। इंसान को चाहिए थोड़ी देर रुको और सोचो, इंसान की ज़रूरतें कितनी हैं। मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद। बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। जिंदगी बहुत कम है, थोड़ी बहुत विलासिता, जरूरतें बहुत सीमित। अब उसी विलासिता को मैं एंटरटेनमेंट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था भौतिकवादिता अध्यात्म दोनों को जोड़ना है। आप अपनी ज़रूरतों को पर्सनलाइज करें, कॉपी ना करें। आज हमारी कोशिश क्या हो रही है कि जैसे एक बागीचा है, अब उस गुलसिता में जितने फूल हैं, हम उन फूल से कहें कि तुम सभी गुलाब बन जाओ। कमल को कहें गुलाब बन जाओ, चंपा को कहें तुम बेला बन जाओ, बेले को कहें चंपा बन जाओ। तो ये संभव है अगर फूल हमारी बात सुन ले तो फूल फूल रहेगा। क्या हम फूल की तरफ अट्रैक्ट होंगे? आज इंसान को सबको गुलाब बनाया जा रहा है। अब गुलाब जो पसंद कर रहे हैं वो तो गुलाब को पसंद कर रहे हैं, लेकिन गुलाब के कांटे को नहीं पसंद कर रहे हैं। अब कमल पसंद करने वाला कहाँ जाए? इस शिक्षा नीति को बदलने की जरूरत है और हमें समझाना होगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी पर्सनलाइज व्यक्तिगत जरूरतें कितनी हैं तुम डिसाइड करो, तुम दूसरों को कॉपी ना करो। आज हम क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं इससे मतलब रख रहे हैं। गाड़ी दूसरे कौन सी चला रहे हैं उससे हम डिसाइड करते हैं हम गाड़ी कौन सी लें। हमारी जरूरत क्या है? मैं सेल्फ ड्राइविंग करूंगा, मेरा ड्राइवर ड्राइव करेगा, मेरे पास पार्किंग की कितनी व्यवस्था, हमारी ये जरूरत का पैमाना होना चाहिए, ना कि पैमाना होना चाहिए गाड़ी बड़ी है या नहीं। आपने क्योंकि दूसरे वाली बात कर दी और कि दूसरा क्या कर रहा है, तो वो आजकल सबको पतला दिखने की भी ललक है। इसका भी बहुत एक बड़ा बाजार है जिसमें डाइट से लेकर और कभी बताया जाता है कि एक हाई प्रोटीन डाइट कर लो, उसके बाद कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग आ जाती है, कभी इन्फ्लेमेशन के आ जाती है। तो तमाम तरह की डाइट भी चलती है जिसमें लोग बेहिसाब कभी खाना बंद कर दिया, कभी एकदम से खाना शुरू कर दिया, कभी हाई प्रोटीन डाइट ले ली। वो किस तरह से नुकसानदेह है, उससे शरीर को कैसा करता है? ये सारी चीज़ें अननेचुरल है। इन्फ्लेमेशन की बात आपने कही, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कही, ये साइंस है, लेकिन इसको बेचने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है वो बाजारवाद है, वो विज्ञान नहीं है। अब इसमें इंसान को क्या समझना है, मोटापा है क्या पहले समझो, और समझने के बाद ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। 3 डिपो है हमारे पास, 3 गोदाम है। जब हमारे ऊपर मोटापा मीन्स फैट, चर्बी, लोग यही समझते हैं। पहली चर्बी सबकुटेनियस फैट, जो ऊपर से आपको मिरर में या पिक्चर में आप देखते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं, ये स्किन के नीचे सबकुटेनियस फैट जिसको कहते हैं, ये मोटापा है। दूसरी पेट, जिसको कहते हैं विसरल फैट। 10 किलो चर्बी तक ऊपर अगर जमा हो जाए तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। एक एवरेज इंसान की बात कर रहा हूं। 2.5 किलो अगर पेट की चर्बी जमा हो जाए, जिसको विसरल फैट कहते हैं, 2.5 किलो के बाद इन्फ्लेमेशन चालू कर देगा। और 250 ग्राम फैटी लिवर, अगर लिवर के अंदर फैट जमा हो जाए तो आपको बीमार कर देगा। तो 3 गोदाम है, 3 गोदाम में आप कितना डाल सकते हैं मैक्सिमम, ये। दूसरा, मोटापा का जो मेन कारण है आपको कोई बताता नहीं है। मोटापा का मेन कारण है मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक। जब भी हम कुछ खाते हैं, अगर ग्लूकोज स्पाइक होगा, अब आप देखिए ब्लड ग्लूकोज लेबोरेटरी टेस्ट में देखते हैं, लेकिन फल जब खाते हैं, फ्रूट जूस पीते हैं, तो फ्रुक्टोज बढ़ता है, इसका मेजरमेंट नहीं होता है। जबकि फ्रुक्टोज इज मोर टॉक्सिक। फ्रुक्टोज सीधा लिवर में जमा होता है, फैटी लिवर बनाता है। फ्रुक्टोज हमारे बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कम कर देता है और फ्रुक्टोज ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो जब भी आप निवाला उठा रहे हैं तो आप ये देखें कि हमारा ग्लूकोज स्पाइक होगा तो इंसुलिन स्पाइक होगा। मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन आके उसको उठा के कम करना चाहता है, तो पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलेगा और उसको उठा के लिवर में जमा करेगा। आपको कोशिश ये करना है कि ग्लूकोज स्पाइक बहुत तेजी से ना बढ़े, इसको कम करिए, इंसुलिन स्पाइक कम हो, मोटापा अपने आप कंट्रोल हो। कैसे संभव है? अब ये कैसे संभव है? ईटिंग विंडो अपना 6 से 8 घंटे कर लें, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये है कि सुबह 11 बजे खाएं, 12 बजे खाएं, इससे मतलब नहीं है। जगने के बाद सुबह
कोशिश करें कि सर्कैडियन रिदम आपका ऐसा हो कि सूरज उगने समय आप जगें। ये सीजन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। जगने के 4 घंटे बाद आपका पहला मील कंप्लीट मील हो। 4 घंटे बाद कंप्लीट मील में पहले आपका फाइबर होना चाहिए। फाइबर से मतलब है साग सब्जी आपके प्लेट में ही हो, लेकिन पहले थोड़ा खाएं आप। उसके बाद प्रोटीन एंड फैट, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनको कंप्लीट प्रोटीन फैट उसमें मिल जाता है। वेजिटेरियन जो खाते हैं प्रोटीन फैट का सोर्स देख लें, दोनों आपका चला जाए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें चावल रोटी जब लेते हैं इन पूरा इंटैक्ट, मतलब चोकर हो अगर आटे में, चावल पूरा इंटैक्ट हो, रिफाइंड राइस ना हो, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये स्लो ग्लूकोज स्पाइक देगा, एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। फाइबर गट बैक्टीरिया को हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन स्लो करेगा। प्रोटीन इक्वल एनर्जी देता है जो ग्लूकोज को देता है, लेकिन स्लो डाइजेशन है। स्नैकिंग और चलते फिरते एग्जैक्टली और सेकेंड मील आप इससे 6 से 8 घंटे के अंदर ले लें, लेकिन बीच में आपका कोई भी एनर्जी सोर्स ना हो, मंचिंग ना हो। वही मल्टीपल मंचिंग, एक आपने मेन मील लिया, दूसरा मेन मील ये लिया, अब इसके बीच आप मल्टीपल, ऑफिस में जा रहे थे, एक चाय 2 बिस्किट उठा ली, आपको मालूम है कितना मेजर ग्लूकोज स्पाइक देता है, मेजर इंसुलिन स्पाइक देता है, टोटल एब्जॉर्ब करते हैं हम। और यही जाके इंसुलिन निकल के एनर्जी को उठा के आपको मोटापा में कन्वर्ट करता है। आप कहते हैं मैं खाता कम हूं, एक। दूसरा, ओबिसोजन को अवॉइड करें। ओबिसोजन ओबियसली प्रदूषण है, दिल्ली वालों को तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, लेकिन जो प्रदूषण अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो डिटॉक्सिफाई करें बॉडी को प्रदूषण से। वो मैं बताता हूँ। नॉन स्टिक चीज़ें, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक बर्तन से लेके नॉन स्टिक जैसे पिज्ज़ा का कवर भी जो पेपर आता है, जो आपके घर में भी पेपर इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बटर पेपर। इस कोटिंग नॉन स्टिक जो है वो आपके खाने में लीच करके जाता, ओबिसोजन है, मोटापा कराता है। इसको अवॉइड करें। फर्टिलाइजर की चीज़ें अवॉइड करें, ये आपके इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी को करा के रखता है, इसको अवॉइड करें। आपको जरूरत नहीं होगी किसी भी डाइट प्लान और किसी चीज़ को करने की। आपने जो बात की सर कि ये सब अवॉइड करें और एक्सपोजर बचाएं आप प्रदूषण से, लेकिन इसमें भी हमने कोविड टाइम में जिस तरह की चीज़ें देखी, वो जो अति जागरूक थे, वो जो अपने 4 बेडरूम के फ्लैट में एसी में घर में अपना बंद थे, वो कहीं ज़्यादा वल्नरेबल थे बजाय उनके जो सड़क पे मजदूर। और ऐसे ही स्थिति प्रदूषण की भी है। हम अपने घरों में एयर प्योरीफायर लगा लेते हैं, लेकिन सड़क पे जो आदमी काम कर रहा है वो तो एयर प्योरीफायर में रहता नहीं, उसकी इम्यूनिटी क्या हमसे ज़्यादा है। बिल्कुल। कोविड के समय आपने जो बात कही, जो घर में बंद थे, सो कॉल्ड पब्लिक की नज़र में सेलिब्रिटी थे, वो बीमार हैं, उनके मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक होते हैं, बॉडी इन्फ्लेमेटरी स्टेट में है, और बॉडी के अंदर डिफेंसिव सिस्टम बिल्कुल खत्म है। प्रदूषण की बात आपने कही, जितना प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर में है, अगर यहाँ पे किसी ब्रिटिशर्स को जो कोस्टल एरिया में रह रहा हो यूनाइटेड किंगडम में, उसको लाके 3 साल रख दिया जाए, तो उसको हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, कैंसर जैसी अनेक बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन हम लोग तो रह रहे हैं, हमें तो नहीं हो रही है। जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक 2 चीजें होती है कि हम जहां रहते हैं उसके वातावरण के हिसाब से हमारे जीन्स बदलते रहते हैं। जीन्स का मैनिफेस्टेशन कैसे हम मैनिफेस्ट करेंगे, मतलब एक तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि डिफेंसिव सिस्टम हमारा बॉडी डेवलप करता है। तो मतलब इतना एक्सपोजर को हम डिटॉक्सिफाई भी कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि जितना हो सके आप नेचुरल रहने की कोशिश करें। आप एयर अपने लिए बदल नहीं सकते, एयर प्योरीफायर आपका बेकार है कि बाहर निकल के जाना है। तो अगर आप थोड़ी देर एयर प्योरीफायर में रह लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा। प्योरीफायर को भी सवालों के घेरे में ला दिया। सवालों के घेरे में इसलिए ला दिया कि देखिए हिंदुस्तान में एयर प्योरीफायर का फिल्टर कब कब चेंज होना चाहिए, कब सर्विस होना चाहिए, लोग कराते नहीं हैं। दूसरा, एयर टाइट हिंदुस्तान में कोई घर नहीं है जिससे कि बाहर की हवा बिल्कुल अंदर ना आए, अंदर का एयर प्योरीफाई करके वो निकाल दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बेहतर ये है कि एज इट इज चीज़ों को हम एक्सेप्ट करें और उसमें हम अपने डिफेंस सिस्टम को जगाएं। ये मन का मुगालता है, मिथ है, क्या है फिर? क्योंकि आप शहर छोड़ नहीं सकते हैं, तो आपको रहना यहीं है। तो यहीं पे रह के या तो दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा ही मान लें, लेकिन रास्ते यही है। अब बताइए, सर से पैर तक कैंसर कहाँ कहाँ संभव हो सकता है? किसी भी सेल में हो सकता है, मतलब बाल की जड़ में, वहाँ से लेके वहाँ भी ट्यूमर कैंसर होता है। स्किन में, नाखून में, स्किन में, हर जगह, मुंह में, गले में, फेफड़े में, खाने की नली में, आंतों में, बच्चेदानी में,
आप एक भी अंग का नाम लीजिए, कोई भी अंग कहिए कैंसर रेजिस्टेंट नहीं है, एक थ्योरेटिकली एक अंग है, वो है हार्ट। क्योंकि वहाँ हार्ट डिसीज। अब हार्ट में कैंसर नहीं होता है, कैंसर नहीं होता है, ट्यूमर होता है, मिक्सोमा, एट्रियल मिक्सोमा, लेकिन वो पैदाइशी कुछ गड़बड़ी होती है, बहुत अर्ली एज में हो जाता है। अगर इसको मैं एक मजाकिया तौर पे कहूँ कि हार्ट में कैंसर इसीलिए नहीं होता है कि हार्ट 24 घंटे चलता रहता है। तो चलिए इसी मेटाफोर को, इसी उदाहरण को मान के इंसान भी थोड़ा चलने लगे तो हो सकता है कैंसर ना हो। अगर मेडिकल साइंस पूछिएगा तो ये सच है कि फिजिकल एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कैंसर। आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो कैंसर आपको कम होगा, ये सच है। पर सर कई बार हम देखते हैं, अरे यार वो तो बिल्कुल ठीक था, वो तो योग करता था और कैसे हो गया। जितने लोग आज तक कोविड में मौत हुई या जिनको कैंसर हुआ, जिन्होंने कहा कि ये तो बहुत ठीक थे, मैं उनकी हिस्ट्री जरूर खोलता हूँ और डिकोड करता हूँ। कोई भी बीमारी होने के पीछे सिर्फ फिजिकल मत देखिए कि क्या खाते हैं, क्या योग करते हैं। योग करते हैं, अपने को ऋषि कहते हैं, लेकिन द्वेष से भरे हैं, एंग्जाइटी बहुत है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस में जी रहे हैं कि मुझे कोई बीमारी ना होनी चाहिए, मैं तो बहुत सुरक्षित रहना चाहता हूँ, इसी डर में जी रहे हैं। डर इटसेल्फ इज ए रीजन फॉर डिजीजेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर। कई बार मान लेते हैं कि अरे वो तो बिल्कुल स्वस्थ से चले गए, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। एक माता जी को लेके आए, उन्होंने कहा कि मेरी माता जी तो सर सात्विक हैं, आज तक तंबाकू का ये नहीं लिया, फेफड़े का कैंसर हुआ। मैंने भी कहा कहाँ रहती हैं, रहने की जगह भी बहुत अच्छी थी, एयर पोल्यूशन नहीं है। डिग करते करते मैं गया, कितनी धार्मिक है, मैंने पूछा, बहुत धार्मिक है, 4 घंटे पूजा करती हैं। मैंने कहा माता जी कैसे पूजा करती हैं? हवन कुंड जला के और वो धूप बत्ती दिल्ली में जो बनती है, इस दिल्ली में ही, वो आपके कार से निकले हुए गंदे ऑयल से धूप बत्ती बनती है, उसको जला के 4 घंटे रोज पूजा करती थी। अब बताइए कि उसमें कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स है कि नहीं है? तो लंग कैंसर होने का कारण निकला। निमित्त कौन बन रहा है आपको ये भी देखना होगा। ये देखना होगा। बिल्कुल। अरे भाई 4 घंटे पूजा कर लीजिए, धूप बत्ती किस लिए जला देती? लेकिन 4 घंटे भी पूजा क्यों करनी है? ऐसा कौन सा भगवान है जो कहेगा कि 4 घंटे मेरी पूजा करो? जैसे माँ बाप क्या बच्चों से उम्मीद करेंगे आपकी 4 घंटे मेरी पूजा करो? अगर भगवान हमारा माँ बाप है तो क्यों उम्मीद करेगा? कहेगा अच्छे से जिंदगी जियो, अच्छे से अंतर्मुखी हो और सचेतन की अवस्था में रहो, इससे ज्यादा कौन क्या कहेगा? तो ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी से होता है उसके पीछे वजह नहीं। आपके पास तो बड़े सारे केसेस आते होंगे और आपने करीब 38-39 हज़ार ऑपरेशन कर दिए हैं, इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। कोई ऐसी कहानी जिसने आपको मोटिवेट किया हो या झकझोरा हो? आमतौर पे डॉक्टर के लिए माना जाता है कि मतलब उनके हार्ट में एनेस्थीसिया लगा होता है कि वो भावुक नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ बात सही है कि शमशान में जब जाइए तो वहाँ जो लोग वर्कर लोग हैं जो काम करते हैं, आमतौर पे शराब पी के रहते हैं, क्योंकि रोज उनको वही मुर्दे को जलाना है और रोज वही कष्ट देखना है, तो प्रोबेबली अपने को नम कर देते हैं। तो एक अवस्था हो सकती है डॉक्टर या तो इसी अवस्था में चला जाए, नम के अवस्था में। अगर संवेदनशीलता कैंसर जैसी बीमारी में तो होती ही है। जब भी किसी भी केस को देखते हैं तो हमारे लिए नया केस होता है। बिल्कुल शुरुआती के स्टेज में मैं बताऊं, मैं अहमदाबाद गया, बिल्कुल नया, हिंदी स्पीकिंग, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम। उसमें एक मुझे अभी भी याद है, पोरबंदर से एक मरीज आया था, उसका ऑपरेशन हुआ था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था, कोमा में चला गया। मैं बिल्कुल नया डॉक्टर, उस यूनिट का सबसे छोटा डॉक्टर। मेरे सीनियर्स ने कहा कि इनको भाई डिस्चार्ज कर दीजिए, कुछ नहीं किया जा सकता है। अच्छा, मेरा एंथुजियाज्म था कि कैंसर सर्जन बनना था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मुझे कुछ करना है। अब जानकारी थी नहीं, नॉलेज बिल्कुल नहीं है, मैं सबसे छोटा था, तो मैं यही कर सकता था। सबसे जूनियर डॉक्टर का काम होता था पट्टी करना, तो मैं पट्टी करता था। तो मैं उनकी वाइफ को समझाता था, एक काम करिए कि आप पट्टी तो मुझे करनी है, मैं पट्टी करूँगा, दवा भी जो डायरेक्टर उनसे कह के मैं आपका अरेंज करता हूँ, आप बस इनके पास रहिए। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि लेकिन बताइएगा मत कि मैंने ऐसा कहा है, क्योंकि हमारे सीनियर नाराज हो जाएंगे, वो कह रहे हैं डिस्चार्ज करने के लिए। ये हुआ। फिर मैंने उनसे पूछ दिया कि देखिए भगवान है नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन
सबकी मान्यता के लिए मैंने उनसे पूछा कि भगवान को मानते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये मानते हैं, शिव जी को मानते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा बैठ के ओम नमः शिवाय कीजिए। 40 दिन वो व्यक्ति कोमा में रहा। मैं रोज ड्रेसिंग करता था। धीरे धीरे एक दिन सडनली उसकी आंख खुली और कहता है कि अंशुमान भाई को बुलाइए। मतलब भाई बोलने का कल्चर था वहाँ। अब जो व्यक्ति कोमा में है, जिसका इलाज चल रहा था, जब होश में आया तो मेरा नाम कैसे जानता था कि उसके ज्वाइन कर, जब कोमा में गया तो मुझे जानता नहीं था। मैं वहाँ पहुँचा तो कहता है मैं जिंदा हूँ आपके कारण, जिस बात को आज भी मैं नहीं मानता हूँ। आज तक कोई व्यक्ति मेरे कारण जितना नहीं होता है। मैं अपना काम कर रहा था। तो मैंने बोला कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आप आके बताते थे मेरी पत्नी को ओम नमः शिवाय करने के लिए। मैं भी करता था। मेरी सिस्टर लंदन से आई मिलने के लिए, मिल के गई है, मुझे पता है। ये उसने कोमा से निकलने के बाद ये बात बता रहा है। जबकि उसकी सिस्टर जब मिल के गई उस समय वो कोमा में था। मेडिकल साइंस के हिसाब से वो सुन नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। अच्छा। जब रिकवर हुआ उसने सारी चीजें बताई। वो जीवित रहा व्यक्ति। फिर मैं वहां से आ गया, मुझे गोल्ड मेडल मिला। जब मैं गोल्ड मेडल लेने अहमदाबाद वापस गया तो वो पोरबंदर से चल के आया, मुझे लेके गया पोरबंदर अपने घर। अब ये मैं क्या बताऊं इसको? मेडिकल साइंस बताऊं, स्पिरिचुअल साइंस बताऊं, रिलीजियस साइंस बताऊं, कौन सा साइंस बताऊं? लेकिन ये अनुभव है। बिल्कुल। और जिस अनुभव को बस साझा कर सकते हैं, जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। भोलेनाथ की कृपा थी, मेडिकल साइंस था, आप थे, सब। मैं तो कहीं नहीं था। निमित्त मात्र बोलते हैं जिसको। कोई ऐसी कहानी जिसमें आपको बहुत मोटिवेशन दे? ये बहुत ही मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तरह से कहानी थी, क्योंकि कोमा में वैसे कई बार ऐसा सुनते हैं कि व्यक्ति सुनता है, समझता है। आप कह रहे हैं मेडिकल साइंस के हिसाब से वो व्यक्ति नहीं सुनता। उसके पैरामीटर होते हैं, उसके पैरामीटर में। हाँ। कोई ऐसी कहानी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देना पड़ा हो? और क्योंकि जब जैसे हम कैंसर सुनते हैं तो लगता है बस अब अंत है। अब कैंसर इतना हुआ रहा है जितना होता है, क्योंकि फिर व्यक्ति को नहीं होता, वो पूरे परिवार को और माहौल घर का वैसा हो जाता है। नहीं, कैंसर को इतना हुआ नहीं मानना चाहिए। कैंसर आम बीमारी की तरह एक बीमारी है। जरूरत है या तो रोकथाम, प्रिवेंशन, या अर्ली डिटेक्शन, बस। अब हुआ नहीं है या हुआ नहीं है, कभी हुआ नहीं था। सिर्फ अज्ञानता हुआ बनाता है कैंसर को। आपको जरूरत है जागरूक रहें, पैनिक न करें, सेकेंड ओपिनियन कैंसर के डायग्नोसिस के बाद जरूर लें। फिर मैं कहूँगा डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। इन चीज़ों को करें। होलिस्टिक लाइफस्टाइल जीना है, कैंसर हो तो ना हो तो, दोनों कंडीशन में। परिवार और वो उस व्यक्ति के खास उसमें कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है, क्योंकि पहले ही आदमी हार जाता है। आप किसी को बोलेंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस जरूरी है। मैं आपने उदाहरण पूछा जिसमें आपको बहुत मोटिवेट करना पड़ा। मैं उदाहरण देता हूँ। कोविड का समय चल रहा था, पीक पे मैक्सिमम अस्पताल बंद कर दिए गए, सबको कोविड हॉस्पिटल कन्वर्ट किया गया। मैं जिस अस्पताल में काम कर रहा था कैंसर अस्पताल था। कैंसर के रोगी का इलाज या ऑपरेशन नहीं रोक सकते हैं। अगर कोविड के चक्कर में रोक दिए तो स्टेज इसका एडवांस हो जाएगा, इनक्यूरेबल हो जाएगा। तो ऑपरेशन थिएटर हमारा चल रहा था। एक लेडी जिसको जीभ का कैंसर हो गया, वो लेडी ब्यूटी पार्लर की मालकिन थी, खुद ब्यूटिशियन थी और करती थी। लेकिन उसकी आदत ये खराब हो गई थी कि जो भी ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं तो उनको करते हुए उनकी आदत हो गई कि गुटखा मुंह में रख के और दवाएं रहती थी और काम करती थी। उनको टंग कैंसर हो गया। अब जब डायग्नोसिस हुई, मेरे पास आई, जांच हुई, जांच के बाद दिखा रही थी। तो एक ब्यूटिशियन, खुद खूबसूरत, टंग कैंसर। अब इस जगह की सर्जरी में चेहरा कैसा होगा, क्या होगा, बहुत सारे कंसर्न होते हैं। टंग कैंसर है तो बोल पाऊंगी, नहीं बोल पाऊंगी। कोविड का समय था, हम लोग मास्क लगा के रखते, लेकिन मुंह के कैंसर में मरीज का मास्क तो उतारना पड़ेगा। तो मैंने देखा, उसके बाद मैं समझा रहा था। थोड़ी देर मैंने देखा कि वो लेडी रोए जा रही है, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि आज लास्ट डे है, ऐसा सोच रही थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे अपना मास्क हटाना पड़ा। क्यों? कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, जब तक फेशियल एक्सप्रेशन कंप्लीट ना हो तो उस व्यक्ति का ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं बनेगा। इसीलिए मैं हर समय कहता हूँ डॉक्टर को किसी नकाब में नहीं होना चाहिए, तो लोग बुरा मान लेते हैं। डॉक्टर हर समय, पेशेंट डॉक्टर के बीच ट्रस्ट की बात होती है। तो मैंने उनसे बात की, 15-20 मिनट बात की, समझाया कि आपका कहीं निशान नहीं दिखेगा, रोबोटिक से
कैंसर सर्जरी होती है, आपके पीछे से ऑपरेशन हो जाएगा, सारा हो गया। तो ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी के लिए गए। उस समय मैंडेटरी हो गया था कि कोविड की जांच ऑपरेशन से पहले करनी है। उन्होंने जैसे टेस्ट कराया तो आया कोविड पॉजिटिव। जिनके साथ में बैठ के आधे घंटे तक उनको काउंसलिंग कर रहा हूँ, वो कोविड पॉजिटिव है। तो मेरे रेजिडेंट का फ़ोन आया कि सर अब क्या करना है। तो मैंने कहा उनको सर्विलेंस पे डालो, जो मरीज हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो। और ये ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ। उस समय मैंने टेलीविजन प्रोग्राम में बताया कि मैं आइसोलेट करूंगा अपने आप को, लेकिन मुझे कोविड से कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूं। क्योंकि कोविड को जितना हवा बनाया था लोगों ने, वो भी हवा था, कैंसर ज्यादा हवा बना हुआ था कोविड। कोविड के ओवर ट्रीटमेंट या उसके डर के कारण ज्यादा मौतें हुई, कोविड के कारण कम मौतें हुई। और एग्जैक्टली ये हुआ। मुझे फीवर तक नहीं आया, उस लेडी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाद में निगेटिव जब हुए तो उनका ऑपरेशन हुआ, आज भी ठीक है। अब आती हैं तो मेरे लिए उनको पता नहीं क्यों लगता है मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो मेरे लिए गीता और कुछ लेके आती हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो एक तरह से मेरे लिए मसीहा का काम किया। मैंने कहा मैं मसीहा नहीं हूँ, मैंने वही किया जो एक डॉक्टर को करना चाहिए था। आपने गुटखे की बात की, तो एक शहर विशेष में तो फिर उस हिसाब तो सबको होगा। गुटखा तो बहुत वहाँ पे गुटखा खाना एक कल्चर का पार्ट बन चुका है। और आप उस शहर विशेष की बात कर रही हैं, वहीं पे लेदर इंडस्ट्री भी है और वहीं पे गुटखा इंडस्ट्री ज़्यादा क्यों है। सुपारी जो लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग के काम आती है, उस सुपारी का इस्तेमाल गुटखा फैक्ट्री में हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बच जाता है। ये लोगों को पता भी नहीं होगा कि उसमें लेदर के हाँ, उसमें लेदर के बुरादे, मतलब चमड़े के इंडस्ट्री के बुरादे ज्यादा होते हैं, इसलिए उस पर्टिकुलर प्रदेश मतलब शहर का गुटखा ज्यादा फेमस है। और वहाँ पे कैंसर, माउथ कैंसर बहुत कॉमन है। आपने होलिस्टिक अप्रोच की बात की और आप अष्टांग योग की बात करते हैं। वो किस तरह कैंसर के प्रिवेंशन में काम आता है, या कैंसर के बाद, या उसको इस्तेमाल करके अपने जीवन में आप किस तरह बच सकते हैं? अष्टांग योग आपकी वो 8 डिग्रियों पे भी चर्चा करेंगे क्योंकि वो कौन कौन सी और क्यों जरूरत पड़ी आपको, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है भाई चल तो रहा है अच्छा। तो पहले अष्टांग योग पे बताऊँ या जी? पहले अष्टांग योग पे। महर्षि पतंजलि ने, आज जो नाम सुनते हो ये नहीं, ये तो फ्रॉड है। महर्षि पतंजलि हमारे पूर्वज, महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग प्रदीप्त में लिखा हुआ है। उनसे उनके शिष्यों ने पूछा गुरु जी योग क्या है। तो उन्होंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना योग है। आज चित्त की वृत्तियों के कारण हम परेशान हैं, चाहे हम एडिक्शन में फंसते हैं, चाहे खाने में फंसते हैं, चाहे मल्टीपल बार खाना खाते हैं, चाहे सेडेंटरी लाइफ है, किसी भी तरह चित्त की वृत्तियां हैं ये। अगर चित्त की वृत्तियां ही रुक जाए, स्व स्थिति इति स्वस्थ, स्व में स्थित आप रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो कैंसर ही नहीं कई बीमारियों से बचेंगे, बीमारी आपके पास नहीं आएगी। तो बोला कि गुरुजी फिर कैसे योग की स्थिति में पहुंचे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके 8 चरण हैं, 8 अंग हैं। पहले 5 चरण आपको करने पड़ेंगे, बाकी के 3 चरण अपने आप अपघटित हो जाएंगे। पहले 5 चरण हैं यम नियम आसन, योगासन, प्राणायाम, ब्रेथ एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ, प्रत्याहार कॉन्सेंट्रेटिंग माइंड फोर्सेज, यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। धारणा ध्यान समाधि ये अपने आप घटित हो जाएगी। समाधि का मतलब लोग कई बार समझ लेते हैं कि वो जो मूर्ति बन जाती है वो समाधि नहीं है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। आप अंतर्मुखी और शून्य की अवस्था में, सचेतन अवस्था में दृष्टा भाव से देखने लगेंगे, जहां मैं और मैं की स्थिति भी खत्म हो जाएगी और कैवल्य को प्राप्त करेंगे। ये कैवल्य की स्थिति में अगर आप रहते हैं तो जो सच में ऋषि मुनि बीमार नहीं होते थे, जो सुनते थे कि 100 साल से ऊपर जीते हैं, हमारे भारत की परंपरा थी। क्यों? विरक्ति अपना लो वरना मुक्ति हो जाएगी। विरक्ति भी नहीं चाहिए। संसार को छोड़ के जो भागता है वो साधु नहीं है। इसी कमल वही है जो कीचड़ में खिले, डिस्टिल वाटर में खिले तो कमल क्या हुआ। इसी संसार में रह के अगर आप साधुत्व को प्राप्त होते हैं तो सही संन्यास वही है। इसको छोड़ के आपको कीचड़ को छोड़ के गए हैं कि कमल बन जाओ, तो ये तो संभव नहीं। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल बहुत जरूरी, वही तो योग चित्त वृत्ति निरोधा। अब डिग्रियों की बात करते हैं आपकी। क्यों लगा आपको कि मतलब ये 8 डिग्रियां, और वो आपके प्रोफेशन में आप किस तरह कर रही हैं? आपने व्यक्तिगत तौर पे की या उसी प्रोफेशन में वो किसी तरह आपको नहीं काम आ रहे हैं? बिल्कुल मैंने व्यक्तिगत तौर पे की। MBBS में एडमिशन हो गया, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आ गया MS सर्जरी करने अलीगढ़। उसके बाद MCS जो कैंसर सर्जरी की हाईएस्ट डिग्री है, अहमदाबाद से कर ली। MRCS मैंने एडिनबरा स्कॉटलैंड से किया।
तो उसके बाद मैं आ गया एज ए डॉक्टर, जो डॉक्टर की डिग्री होती है। लेकिन जैसा मैंने बताया, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिली, प्राइवेट अस्पताल में मजबूरी में काम करने आया है। तो वहाँ पे जब बात होती थी, MBA वाले जो बात करते थे मैं नहीं समझ पाता था। डॉक्टरी तो मैं समझता था, लेकिन वहाँ पे ROI और CQI, MOM इस तरह की चीज़ें तो मुझे लगता था बहुत टफ है। तो मैंने कहा कि पहले MBA करना है। एक HR का बंदा था, आइडियली होना नहीं चाहिए, लेकिन उसने पूछ दिया, डॉक्टर साहब आप अभी तक अस्पताल नहीं आए। मैंने कहा तुम कौन हो तो पूछने वाले भाई? तो बोला मैं HR हेड हूँ। तो मैं गया, मैंने कहा बताओ भाई तुम कैसे एम्पावर्ड हो मुझे पूछने के लिए? ये हर कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल है, मीडिया पे भी एप्लीकेबल, कि HR मीडिया के जर्नलिस्ट को क्यों पूछता है? तो मैंने कहा, तो उसने कहा कि मैं MBA HR हूँ। तो मैंने उससे यही कहा कि मैं MBA तो आज भी हो जाऊंगा, लेकिन तुम अब MBBS नहीं हो पाओगे। तो फिर मैं जाके MBA कराया। MBA जब कराया तो अब मैं कैंसर की विधा को भी जानता हूँ, मॉडर्न मेडिसिन की भी साइंस को जानता हूँ, और MBA की लैंग्वेज भी जानता हूँ। अब जब मीटिंग में मैं बैठता हूँ तो कॉर्पोरेट चुप होता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और बाकी चीज़ें जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, इस पे मैं बोलता था। तो मेरी भाषा वकील ना समझे, जब मैं PIL की बात कहूँ, RTI डालूं, तो वकील ना समझे, वकील की भाषा मैं ना समझूं। तो मैं संविधान पढ़ना चालू किया, ड्रग एंड मैजिक ऑब्जेक्शनल रेमेडी एक्ट पढ़ रहा था। मैंने कहा जब मैं पढ़ ही रहा हूँ, जब वकालत का हिस्सा है तो LLB कर लेता हूँ। तो फिर मैंने LLB कर ली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। फिर एक बार वृंदावन में एक मेरा कार्यक्रम था, मैंने कुछ बोला तो कुछ लोगों ने कहा कि आप योग के गुरु हैं। तो मैंने कहा नहीं, योग के डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं MBBS का डॉक्टर हूँ। तो योग पे क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने कहा योग पे बोलने के लिए क्या चाहिए? तो बोले डिग्री तो आपके पास नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, PHU वाराणसी, फिर मैंने योग पे डिग्री कर ली। तो ये चल रहा था। फिर हुआ कि क्वालिटी एश्योरेंस ऐसे होना चाहिए, अस्पताल ऐसे काम करना चाहिए, दिखना चाहिए। तो मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ क्वालिटी मैनेजमेंट में, वो भी कर लिया। अभी बात है डिजिटलाइज की चल रही है, आपका भी प्रोग्राम डिजिटल मीडिया पे जा रहा है। तो अब मैंने सिम्बायोसिस में ज्वाइन कर लिया है, डिजिटल प्रोग्रामिंग, साइबर लॉ, ये सब जो होता है कि किस तरह से लोग काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम, तो अभी इस पे मैं पढ़ रहा हूँ। सतत विद्यार्थी हैं आप? मैं विद्यार्थी, मैं बता रहा हूँ कि जितना पढ़ रहा हूँ इतना कम लग रहा है। और साइकोलॉजी और फिलॉसफी ये बाई चॉइस मैं पढ़ता रहता हूँ, ये शुरू से अर्ली एज से मैं पढ़ता हूँ, वो मेरा पैशन है, उसमें डिग्री। साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वो आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप खास तौर पे जिस विषय के डॉक्टर हैं, तो वापस उसी बात पर आते हैं, किसी परिवार को कुछ टिप्स, कोई बातें कि मतलब मालूम चला है कैंसर, तो क्या क्या ध्यान देना चाहिए कि मनोबल ना टूटे, उनका हिम्मत ना टूटे, क्या होना चाहिए? पहली बात जो सबसे ज़्यादा अनुभव पे मैंने देखा है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि कैंसर हो गया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट एंड स्टॉप, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। जो दो गलतियां लोग कर रहे हैं कैंसर के डायग्नोसिस के बाद, रिजेक्ट एंड रन, ये करते हैं कि इस थॉट को नहीं, कैंसर हो कैसे सकता है, और वो भागना चालू करते हैं। इसी समय किसी न किसी व्यापारी के हाथ में ऐसा मरीज पड़ता है, और व्यापारी उनके डर का फायदा उठाता है। व्यापारी से मतलब है वैसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि इनका मरीज ठीक हो, सिर्फ इनसे पैसा बनाना चाहते हैं। तो एक्सेप्ट एंड स्टॉप, और पूरी धैर्यता के साथ आप सोचिए कि अब क्या करना है। पहला काम, डोंट पैनिक, घबराना नहीं है। ओपिनियन लें, सेकेंड ओपिनियन लें, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि अभी तक पास्ट लाइफ के पिछले 10 साल 15 साल में ऐसा क्या हुआ, ये जो तकलीफ हुई उसको आज से ही बदलाव करना चालू करें। इलाज से पहले चालू कर दें। उसमें आपका मेंटल भी हो सकता है, थॉट भी हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप है, डिस्टर्बेंसेज हैं, बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण आपका होगा, इसको करें। और उसके बाद एस्टैब्लिश कैंसर के डॉक्टर से इलाज कराएं। कि आज हर डॉक्टर अपने आप को क्लेम कर रहा है। गैस्ट्रो का डॉक्टर कहेगा मैं पेट के कैंसर का डॉक्टर हूँ। पेट का कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है। और कैंसर सर्जरी की डिग्री बनाई गई, कैंसर मेडिसिन की डिग्री बनाई गई, मेडिकल ऑन्कोलॉजी इसको कहते हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर जो सिर्फ कैंसर का इलाज करे, बाकी कोई इलाज ना करे, उसके पास इलाज कराएं। छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत है। और सरकार को चाहिए कि कैंसर को होलिस्टिकली ये करे। 6 विधाएं भारत की है। मॉडर्न मेडिसिन बाहर से आया, आयुर्वेद भारत का है, होम्योपैथ बाहर से आया, नेचुरोपैथ भारत का है, योगा यूनानी, सबको मिला दे और एक प्लेटफॉर्म पे होलिस्टिकली इसका इलाज चालू कराए, क्योर रेट बढ़ जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है।
बिल्कुल, आपकी बात को वैसे भी बहुत गंभीरता से, बहुत वजन से लेना चाहिए, क्योंकि इतनी तमाम डिग्रियां हैं तो हर विषय की जानकारी के साथ आप आए हैं। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इन तमाम जानकारियों से हमारे जो दर्शक हैं उनको कैंसर के विषय में, जीवन के विषय में, जीवन शैली के विषय में, या किस तरह प्रिवेंट करना है कैंसर को, कैंसर होने के बाद कैसे जीना है, उसके बारे में पता चल गया होगा। और जो ये माना जाता है, हौवे की तरह कैंसर को देखा जाता है कि आया है तो लील के ही जाएगा, ऐसा नहीं। आप थोड़ा संयम बरते। कैंसर को बीमारी मानेंगे तो वो बीमारी की तरह एक्ट करेगा, कैंसर को कैंसर मानेंगे तो वो कैंसर ही लगेगा। इसलिए ज़रूरत है कि परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसे ढाल बन के, या परिवार और वो व्यक्ति स्वयं ही, उसका मनोबल ऐसे ढाल बन के खड़ा हो जाए जैसे वायरल के सामने क्रोसिन काम करती है। इस जानकारी में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय के साथ, किसी और एक्सपर्ट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।